आज खत्म करेंगे जो हमने शुरू किया था। करट के पहले ही दो वीडियो आज मतलब दो पार्ट आ चुके हैं, ये फाइनल पार्ट होने वाला है जहाँ पे हम इंसर्ट और अपडेट कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, हमने पहले ही लिस्ट बना के रखी है, पिछले दो वीडियो में से आपको मिल जाएंगे कि लिस्ट कैसे बनानी है, कैसे एपीआई इंटीग्रेट करने हैं। आज हम सीधा जंप करेंगे हाउ टू परफॉर्म ऐड और अपडेट ऑपरेशन, और साथ में हम डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए। ऐड ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए होगी, पहली चीज तो एक ऐड का बटन डालना है हमें कहीं पे, जिसके क्लिक पे एक मॉडल ओपन कराएंगे हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल बटन डाल देता हूँ जिसमें लिख देता हूँ ऐड। ओके, उसकी ऑन क्लिक पे हम मॉडल ओपन कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ करना है जिससे कि मॉडल ओपन हो। ऊपर ऐड का बटन आ गया है, साइड में कंसोल खोल देता हूँ, इसके क्लिक करता हूँ, ये कंसोल लगता है। अब इसके क्लिक पे मॉडल कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, अगर हम मटेरियल यूआई या फिर कोई भी लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हैं, वहां पे मॉडल के लिए कुछ इनबिल्ट चीजें मिलती हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैंडमेड मतलब कस्टम मेड मॉडल बनाएंगे। कैसे मॉडल बनाते हैं आपको पता लग जाएगा बिना किसी लाइब्रेरी का यूज करके। ठीक है, तो देखो मॉडल कैसे काम करता है ना। मान लो हम इस पे क्लिक करते हैं, किसी भी एक बटन पे क्लिक किया, ठीक है, तो ऐसे स्क्रीन के सामने ऐसे कुछ आ जाता है। ठीक है, उसे पॉपअप भी कहते हैं, मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, टेक्निकली उसको मॉडल ज्यादा कहा जाता है। तो जो मॉडल है वो ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिव होता है ना जो बैकग्राउंड में रहता है, ठीक है, या कभी दिखता नहीं रहता है, और जब हम क्लिक करते हैं तो वो डिव दिखने लग जाता है, इसी चीज को हम मॉडल कहते हैं। ठीक है, चलिए मॉडल बनाने के लिए क्या चाहिए होगा हमें, पहले तो हमें ऐसा एक डिव बना देना है जो कि सेंटर में दिखता रहे। ओके, अब वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे चले जाते हैं, टेबल के बाहर एक डिव बनाया मैंने, उस डिव की मैं स्टाइल दूंगा कुछ। ठीक है, उसके अंदर लिखता हूं मैं मॉडल कंटेंट। वो डिव अभी यहाँ पे दिख रहा है, इसको इरिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन रखना है, मतलब इसको स्क्रीन के बीच में दिखना चाहिए। उसके लिए सबसे पहली चीज चाहिए होगी पोजीशन उसकी, उसको रखना होगा मैं फिक्स्ड। ठीक है, ये फिक्स्ड रखते ही इसकी ना पोजीशन बदल जानी चाहिए, अभी तक नहीं बदली है। इसको हम देंगे टॉप इक्वल टू 0, लेफ्ट इक्वल टू 0। ठीक है, ये देते ही वो टॉप में चला गया। इसकी हम हाइट विथ देंगे, हाइट इक्वल टू 100% और विथ इक्वल टू 100%। ठीक है, अब ये 100% का हो गया है। हमें पता कैसे लगेगा कि भाई ये 100% का हुआ, दिख नहीं रहा है, तो हमको क्या करेंगे, इसका एक बैकग्राउंड दे देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड में हम देंगे RGBA, जिससे कि थोड़ा ओपेसिटी रहे। तो 000 जो कि ब्लैक कलर होता है, और उसमें ओपेसिटी कर देंगे 0.8 की, आई थिंक सही रहेगी। नहीं, 0.8 ज़्यादा हो गया, 9। अच्छा, ये इसको क्या करना होगा, शायद मेरे ख्याल से 2। ठीक है, 2 सही रहेगा। ठीक है, 2 से लगता है कि हाँ पीछे कुछ तो है। अब ये जो मॉडल कंटेंट है उसको लाना है सेंटर में। किसी भी चीज को सेंटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले इक्वल टू फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये मॉडल कंटेंट सेंटर में आ गया। अब इसको हम मॉडल की तरह दिखाना है तो थोड़ी बॉर्डर या फिर शेडो वगैरह चाहिए होगा, तो ये अच्छे से मॉडल दिखेगा। मैं इसको कर देता हूँ 1 कर देता हूँ ये, और भी थोड़ा इसको मैं लाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो मॉडल कंटेंट है उसके लिए एक डिव बनेगा, और इसके लिए जो डिव बना रहे हैं हम उसमें क्या करेंगे, पहली चीज तो हम उसकी हाइट विथ डिफाइन करेंगे कि भाई मॉडल कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए ना, पॉपअप लगना चाहिए कि हाँ ये इस बॉर्डर के अंदर पॉपअप है। तो पहली चीज कर देंगे इसके लिए हम बॉर्डर इक्वल टू 1px सॉलिड ग्रे कर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर से अच्छा यहाँ पे शेडो रहता है, लेकिन हम फिलहाल शेडो के लिए नहीं जा रहे हैं, बॉर्डर चलेगा हमें। ठीक है, ये मॉडल हुआ, और हमने सॉलिड ग्रे कर दिया इसको। ठीक है, दूसरी क्या चीज करनी थी, इसकी हाइट विथ डिफाइन करनी थी। मैं इसकी हाइट डिफाइन कर देता हूँ 80 VH या फिर 80%। ठीक है, और इसकी विथ रख देते हैं हम 80%।
आई थिंक इनफ रहेगी। देखिए ये हो गया। इसका कलर हमें बदल देना चाहिए, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इक्वल टू वाइट। मेरे ख्याल से कुछ स्पेलिंग का वाइट, ठीक है। अब देख रहा है ना ये थोड़ा सा मॉडल की तरह। इसकी हम बॉर्डर और थिक कर सकते हैं, जैसे 3 कर दिया इसकी बॉर्डर को, ठीक है। और इसकी बॉर्डर में एक और चीज कर सकते हैं हम, बॉर्डर रेडियस इक्वल टू 5 कर दिया तो थोड़ा सा गोल दिखेगा, है ना। 5 की जगह इसको और भी बढ़ा देंगे ना तो ये थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। जैसे कि इसको कर दूं मैं 25, ठीक है। अब ये पूरा गोल दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। एक और चीज करेंगे इसके साथ, हम इसकी पैडिंग कर देंगे हम ऑल्सो 20 के आसपास इसकी पैडिंग रख देंगे, ताकि अंदर का कंटेंट और ये बॉर्डर्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस बना रहे। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें एक क्लोज बटन लगाना है, मतलब ये मॉडल हो गया। ओके, अब इसको ओपन रखना है या क्लोज रखना है ये डिसीजन लेना है हमें। अब इसको ओपन रखना है या क्लोज रखना, मतलब इसको रेंडर करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे रखेंगे ये चीज, कोई भी इंटरएक्टिव, कोई भी मतलब कंडीशनल डिसीजन रखने के लिए हमने पहले ही डिस्कस किया था, स्टेट बनाना पड़ता है। तो हम बना देंगे स्टेट इज ओपन, सेट ओपन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स। और नीचे ये जो पूरा डिव है, जब इज ओपन ऑन रहेगा ये तभी दिखेगा, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया डबल एम्परसेंड के अंदर, इसलिए जब भी ओपन रहेगा तभी दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा, ठीक है। अब इसको दिखाना है, कब दिखाना है, ऐड की क्लिक पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐड क्लिक करूं तो मुझे ये वाला जो स्टेट है इसको बोल देना है ट्रू, सेट ओपन इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूं और ये मॉडल ओपन हो गया। इसके बीच में एनिमेशन लगा सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, फिलहाल इसको सिंपल रख देते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज चाहिए होगी, यहाँ पे एक क्लोज बटन चाहिए अपने को, जिसका यूज करके हम इसको क्लोज कर पाए। तो क्लोज बटन लगाने के लिए हमें फिर से मॉडल के अंदर एक डिव लगाना पड़ेगा। ये मॉडल कंटेंट का डिव था, मॉडल कंटेंट के अंदर ही हमारा क्लोज बटन लगेगा। तो यहाँ पे लगा देता हूं मैं एक डिव, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्लोज बटन बनाएंगे। मैं सिर्फ अंदर एक्स लिख दूंगा और थोड़ी सी स्टाइल लगा देता हूँ। स्टाइल में हम क्या लगाएंगे कि भाई इसका एक तो पोजीशन, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, और इसका टॉप इक्वल टू, टॉप नहीं इसका, हाँ टॉप रखेंगे, टॉप इक्वल टू 10 और राइट इक्वल टू 10, क्योंकि हमें राइट साइड में बटन रखना है तो राइट से थोड़ा सा यूं और टॉप से थोड़ा सा नीचे। इसको हमने एब्सोल्यूट करके रख दिया। ये कहाँ चला गया, ये यहाँ कोने में चला गया, ठीक है। इसको वहां नहीं जाना चाहिए था, कहाँ जाना चाहिए था इसको, इसको यहाँ आना चाहिए था, ये मॉडल कंटेंट वाली लाइन में राइट साइड में। वो कैसे आएगा, क्योंकि ऊपर का जो इसका डिव है ना वो है मतलब स्टेटिक है। इसको जब हम रिलेटिव बनाएंगे, पोजीशन इक्वल टू रिलेटिव, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी एक्स छोटा दिख रहा है थोड़ा सा, मतलब इतना स्टाइल भी नहीं दिख रहा है अच्छा सा, और इसको और थोड़ा अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको स्टाइलिंग लगाते हैं हम, राइट। स्टाइलिंग लगाने के लिए हाइट इसकी रख देंगे हम कुछ 50, विथ इक्वल टू 50, और इसको लगा देंगे हम बॉर्डर इक्वल टू 3px सॉलिड, ब्लू नहीं लगाते हैं, ग्रे ही रख देते हैं या फिर ब्लैक रख देते हैं। इससे क्या बना, ये ऐसा बना, ठीक है। अब इसको हम गोल बटन में कन्वर्ट कर देंगे। गोल बटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बॉर्डर रेडियस इक्वल टू 100%, इससे वो गोल बटन बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स सेंटर में होना चाहिए इसके। एक्स को सेंटर में रखने के लिए फिर से डिस्प्ले इक्वल टू फ्लैग्स, अलाइन सॉरी अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये 3 चीजें लिखने से ये एक्स आ गया सेंटर में। एक्स अभी भी छोटा है मेरे ख्याल से, मतलब ये क्लोज बटन को भी छोटा ही होना चाहिए। तो इसको 50-50 से हटा के इसको कर देते हैं हम 35। ओके, 35 वाला क्लोज बटन ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना, इस पे होवर हो रहा है तो ये अभी सिलेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे लिखना पड़ेगा कर्सर इक्वल टू पॉइंटर, तो ये हैंड आ जाएगा जिससे पता लगेगा हाँ ये कुछ क्लोज होने वाली चीज है। इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ कर देते हैं, ठीक है।
बैकग्राउंड इक्वल टू ग्रे कर देते हैं, ग्रे आई नहीं ग्रे, और कलर इक्वल टू कर देते हैं वाइट। ठीक है, चलेगा फिलहाल। इसको मैं क्या करता हूँ ना, बॉर्डर हटा देता हूँ फिर। ओके, आई थिंक इतना वाला काफ़ी है। साइड में हो जाओ, टर्मिनल टर्मिनल, ओके। ये हो गया, हमारा क्लोज बटन तैयार है। अब इस क्लोज बटन पे क्या होना चाहिए, इसको फिर से क्लोज हो जाना चाहिए। तो इस क्लोज बटन की क्लिक इवेंट रखेंगे। तो यहाँ पे डिव है, उसका ऑन क्लिक सेट ओपन इक्वल टू कहाँ गया, सेट ओपन इक्वल टू फॉल्स करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ऑन क्लिक मैंने बिल्कुल सही से रखा, वहां पे कॉल बैक सही से लग गया। हो सकता है आप स्टार्टिंग में ट्राई करें तो आपका कॉल बैक सही से ना लगता हो, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, छोटे छोटे स्टेप पे वेरीफाई करते रहना है कि एरर तो नहीं आ रही है ना। ठीक है, ये मैं बहुत स्पीड में कर गया हूँ क्योंकि हमें आज कंप्लीट भी करना है, इसलिए मैंने हर चीज़ को मतलब अपने तरीके से किया है, अपनी स्पीड में किया है, इस ताकि कोई एरर ना आए। इस पे क्लिक करेंगे, ये क्लोज हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करते ही ये ओपन हो जाता है। तो इस तरह से बनता है बेसिक मॉडल। किसी भी यूआई लाइब्रेरी में जाएंगे ना तो ये अंदर वाला काम आपको नहीं करना होगा, मतलब यहाँ पे छोटा सा कुछ लिख के आपका काम बन जाएगा। लेकिन आप ओवरऑल आइडिया यही रहेगा कि एक वेरिएबल रखेंगे जिससे कुछ चीज़ को ओपन या कुछ चीज़ को क्लोज कराएंगे। ठीक है, अब ऐड करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए हमें बनाना है एक फॉर्म। ठीक है, वो जो फॉर्म बनाना है हमें, वो यहाँ पे नहीं बनाएंगे, मतलब यहाँ पे बना सकते थे हम, लेकिन बहुत लंबा कंपोनेंट हो जाएगा। इतना लंबा कंपोनेंट थोड़ा सा हार्ड रहता है रीड करने में, और वैसे भी फॉर्म का यहाँ पे कोई खास पर्पस है भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म के लिए अलग कंपोनेंट बना देंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, पेशेंट फॉर्म डॉट JSX। ठीक है, अब पेशेंट फॉर्म में हम इनपुट में क्या लेंगे, प्रॉप्स में क्या लेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे हम बनाएंगे फॉर्म। इस बार हम फॉर्म कैसे बनाने वाले हैं, पिछली बार हमने बनाया था सीधा सीधा इनपुट बना के उसको सेट क्या बोलते हैं हम, स्टेट के साथ बाइंड करके किया था। इस बार हम यूज करेंगे प्रॉपर फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी। ठीक है, वन ऑफ द लाइब्रेरी इज रिएक्ट फॉर्म हुक, सॉरी रिएक्ट हुक फॉर्म। ठीक है, एंड अनदर लाइब्रेरी इज फॉर्मिक। दोनों ही यूज करेंगे। आज के लिए हम रखेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म, कल हम यूज करेंगे फॉर्मिक। मतलब किसी और कोई और कर रहे होंगे तब फॉर्मिक यूज करेंगे हम। दोनों में कुछ कुछ चीजें अलग हैं, बाकी ओवरऑल आइडिया दोनों का सेम ही है, सिमिलर ही है आइडिया। दोनों में परफॉर्मेंस का थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब दोनों का काम करने का तरीका अलग है। बाकी वो हमें जैसे काम करना है वो ऑलमोस्ट सेम है, हमें जैसे इसको यूज करना है। डेमो नहीं जाना है, हमें गेटिंग स्टार्टेड करना है। और पहली चीज ये बोल रहे हैं कि भाई इंस्टॉल मार दो, तो हम मार देंगे इंस्टॉल। ये मेरा टर्मिनल है, प्रोसेस को करूंगा क्लोज और यहाँ पे मार दूंगा इंस्टॉल। और मैं चाहूंगा मैं यान से इंस्टॉल मारूं। ओके, फिर यहाँ पे इसका स्केलेटन है, मतलब कैसे ही उसको यूज करना है इसकी थोड़ी सी यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ना यूज किया गया है टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, हम टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें ये सारी चीजें नहीं यूज करनी है। तो मैं आपको बता दूंगा सीधे सीधे इसको कैसे यूज करना है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये यूज फॉर्म। ठीक है, तो हम यूज फॉर्म का यूज करते हैं और देखते हैं कैसे काम बना है। इंस्टॉल होने देते हैं इसको। चलो ये कंप्लीट हो गया, फिर से करेंगे यार्न डेव, इसको बंद कर देंगे। और यूज फॉर्म करने के लिए मतलब ये जो फॉर्म है उसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हुक बनाना पड़ेगा। कॉन्स्ट ओबीजे फॉर्म इक्वल टू यूज फॉर्म। ठीक है, यूज फॉर्म को कुछ पैरामीटर देने पड़ते हैं, जिसमें से एक पैरामीटर होता है डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज मतलब फॉर्म में बाय डिफॉल्ट हमारे जो भी फील्ड होने वाले हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, क्या क्या वैल्यू हम रखेंगे। तो इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है जिसको हमें ऐड कराना है। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, तो ये सब चीज़ें डालते हैं हम। और ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये सब चीज़ें वहीं से आएंगी, मतलब ये जो हमारे एपीआई कॉल के रिजल्ट में जो आता था ना, ये वही चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा भाई फर्स्ट नेम बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, लास्ट नेम भी मैं एम्प्टी, मतलब बहुत सारी चीज़ें एम्प्टी स्ट्रिंग ही रहने वाली है। अब इसको मैं बोल देता हूँ, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया।
ठीक है, फिर आ गया अपना DOB। उसको हम स्ट्रिंग की तरह ही लेंगे क्योंकि बैकएंड को हम स्ट्रिंग ही सेंड करना होता है। जेंडर तो है ही स्ट्रिंग, और उसको डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखेंगे हम, मेल। ठीक है, फिर अपने पास कौन सा है, इट्स सब्सक्राइब्ड, और ये होगा बुलियन वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा। और डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट एम्प्टी। ठीक है, DOB का कुछ नहीं करना, बराबर, ये सब चीज़ें सही है। OBJ फॉर्म, इसके अंदर हमने डिफॉल्ट वैल्यूज डाल दी। ठीक है, अभी तक हमने वैलिडेशन के बारे में कुछ नहीं देखा है। वैलिडेशन के लिए एक और लाइब्रेरी डालनी पड़ेगी। फिलहाल देखते हैं ये जो एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया है यहाँ पे कौन सा वैलिडेशन यूज़ किया। इन्होंने कोई वैलिडेशन यूज़ नहीं किया है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। हम यहाँ पे डालेंगे अप्लाई वैलिडेशन। इसके कुछ डिफ़ॉल्ट वैलिडेशंस आते हैं लेकिन वो बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए हम फॉर्म हुक के डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन पे कोई टाइम नहीं दे रहे हैं। हम सीधा इसके साथ यप जो वैलिडेशन एक स्कीमा प्रोवाइड करता है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वैलिडेशन वाले पार्ट में यप का कहीं पे आया होगा। ठीक है, वैलिडेट स्कीमा, हाँ ये एग्जांपल है यप वाला। वैलिडेशन स्कीमा में साइन अप स्कीमा डाल दिया। सॉरी, ये फॉर्मिक का खोल दिया मैंने गलती से। यप रिएक्ट हुक फॉर्म। ठीक है, कस्टम हुक रिजॉल्वर, इसको क्या कहेंगे हम, हुक रिजॉल्वर होता है जिसमें एक यप है। ऑलरेडी ना इसका एक हुक बना हुआ है। ठीक है, यूप यप रिजॉल्वर, ये सर्च करेंगे तो हमें ये फॉर्म हुक के रिजॉल्वर्स मिलेंगे। और यहाँ पे हमें क्लिक करना है यप पे। तो यप को यूज़ इस तरह से करना है, ये पता लगा। इसके लिए हमें इंस्टॉल क्या करना पड़ेगा, ये हुक रिजॉल्वर्स वाला पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा और यप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर देता हूँ, यान ऐड हुक रिजॉल्वर और यप, ये दोनों चीज़ें इंस्टॉलेशन में गई हैं। उसको यूज़ करने के लिए पहली चीज़ क्या बनाएंगे, हम स्कीमा बनाएंगे। ठीक है, यप का यूज़ करके हम स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा मतलब आपका डेटा कैसा होना चाहिए उसको हम डिस्क्राइब करेंगे पहले। भाई डेटा में होना क्या चाहिए, कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, कौन सी चीज़ नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो डेटा होना चाहिए और उस डेटा के हिसाब से हम, मतलब वहाँ पे कौन सा रिक्वायर्ड फील्ड है उसके हिसाब से वैलिडेशन लग जाएंगे। तो यप की स्कीमा बनाते हैं, यप डॉट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस करके खोल देते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए होगा ना, हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो रिक्वायर्ड है, हमने कहीं पे तो डिफाइन किया था। ठीक है, वो जो हमने जहाँ पे वो बनाया था, क्या बोलते हैं, स्कीमा बनाया था इसका, हमने वहाँ पे कुछ डिसाइड तो किया था कि कुछ चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं। तो एक बार जाके मैं फिर से उसको वैलिडेट करता हूँ कि कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। वो कौन सी वेबसाइट थी, पॉकेट होस्ट IO। ठीक है, तो ये हमारा वेबसाइट था। ये यहाँ पे हमने एडमिन में जाना है। ठीक है, एडमिन के अंदर हमारा वो टेबल बनाया था हमने, जिसको नाम दिया था पेशेंट्स। और इसके हम API प्रीव्यू में देखेंगे तो ये क्रिएट वाला API, यहाँ पे देखो ये कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और जेंडर, इतनी चीज़ें हैं जो वो रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ से ले लूँ, मतलब स्कीमा में उसको डालना है मुझे, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट नेम। ठीक है, उसको रखेंगे यप डॉट स्ट्रिंग, उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। डॉट उसको बोलेंगे इज रिक्वायर्ड, और अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है तो बोलेंगे प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है, ये कुछ तरीका होता है यप की स्कीमा डिफाइन करने का। फर्स्ट, और यहाँ पे लास्ट में लिखा हमने भाई यप, ये जो फील्ड है उसका टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग। यहाँ पे नंबर अवेलेबल है, ईमेल का टाइप भी अवेलेबल है, तो नीचे देखेंगे हम ईमेल वाला टाइप भी। ठीक है, लास्ट नेम के लिए मैं सेम चीज कर देता हूँ। ठीक है, फिर अपने पास क्या है, ईमेल, तो यहाँ पे लिखेंगे यप डॉट, इसका टाइप होगा ईमेल। वेरीफाई करते हैं ईमेल वाला टाइप यप में अवेलेबल है कि नहीं है। यप, सिर्फ यप सर्च करेंगे, हमें NPM में यप मिला। और ठीक है, ये ऐड मेथड, ये स्कीमा डॉट क्लोन, इसको सर्च करते हैं ईमेल। ठीक है, तो स्ट्रिंग डॉट ईमेल मतलब इसको कैसे यूज़ करना है फिर,
यप मैचेस, नहीं नहीं, ये कुछ अलग बात है। ये रहा ईमेल इक्वल टू यप डॉट स्ट्रिंग डॉट ईमेल। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इसका टाइप स्ट्रिंग होगा, उसके ऊपर ईमेल वाली वैलिडेशन लगा देनी है। ठीक है, अगर ईमेल वाली वैलिडेशन नहीं काम करती है तो क्या लिखेंगे हम, एंटर वैलिड ईमेल डॉट रिक्वायर्ड भी बोलेंगे कि ये जरूरी भी है। ठीक है, रिक्वायर्ड है इसका मतलब हम बोलेंगे इसको कि भाई प्लीज एंटर ईमेल। ठीक है, ईमेल का ई कैपिटल कर देते हैं। फिर हमारे पास कौन सी चीज़ है, मोबाइल नंबर है। ठीक है, मोबाइल नंबर हमारे पास स्कीमा में तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर में क्या होना चाहिए कि भाई वो नंबर मतलब उसका जो लेंथ है वो 10 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज ही होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे कि भाई यप, यप नहीं मतलब मोबाइल यप डॉट स्ट्रिंग ही होगा, क्योंकि वो मोबाइल नंबर हम स्ट्रिंग में ही स्टोर करने वाले, वो नंबर नहीं है। इसमें मोबाइल का ऑप्शन नहीं है क्योंकि मोबाइल नंबर की लेंथ अलग अलग होती है। तो इसको हम क्या लगाएंगे, लेंथ, आई थिंक लेंथ वाला ही काम करेगा। लेंथ 10 होनी चाहिए। अगर 10 नहीं होती तो हमें एरर मैसेज क्या दिखाना है, मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट। ठीक है, और दूसरा एक वैलिडेशन लगाना होगा हमें कि सारी की सारी चीजें नंबर होनी चाहिए। उसके लिए यप में कोई भी एक सीधा साधा ऑप्शन नहीं है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम नहीं पता लगेगा। हम इसके एग्जाम्पल में सर्च करते हैं तो यहाँ पे भी हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल दिख नहीं रहा है npm पैकेज में। तो हम सर्च करेंगे या मोबाइल नंबर वैलिडेशन के लिए इन लोगों ने क्या रेजेक्स यूज करना होगा इन लोगों ने। तो वहाँ पे रेजेक्स रखेंगे जिसमें लिखा होगा कि भाई सारे नंबर्स ही हों। कहाँ लिखा है, फोन फोन फोन, अच्छा ये फोन वाला चीज है यहाँ पे। क्या लिखा है, स्ट्रिंग डॉट फोन। लेट्स सी कि ऐसा कुछ अवेलेबल है क्या, नहीं। ठीक है, हमारे पास तो नहीं अवेलेबल है, आगे देखते हैं कहीं पे होगा। ये रहा देखो मैचेस। ठीक है, यप डॉट स्ट्रिंग मैचेस, ये एक रेजेक्स है। ठीक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये फोन नंबर है कि नहीं है। ठीक है, ये रेजेक्स क्या करता है ना, ये दिखाएंगे हम। ठीक है, मैचेस, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन रख दिया, और अगर मैच नहीं होता तो क्या बोलेंगे हम, मस्ट बी नंबर्स। या फिर इसको ऐसा भी बोल देंगे, एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। मोबाइल का एन कैपिटल, नंबर का एन कैपिटल एन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है ना कि स्टार्टिंग जो इसका डिजिट है वो 6 से लेके 9 तक का हो सकता है। हमारे पास इंडिया में भी ये रूल अप्लाई होता है कि भाई 6 से लेके 9 तक की स्टार्टिंग नंबर वही होगा, उसके बाद 9 डिजिट और आने चाहिए। ठीक है, हम फिर इसके बाद ना ये लेंथ वाला वैलिडेशन अगर ना भी रखें तो चलेगा, क्योंकि ये वाला चीज लेंथ वाले वैलिडेशन को क्या बोलते हैं, इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, और उसको रिक्वायर्ड भी, रिक्वायर्ड नहीं है ये। ठीक है, ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है। और कौन सा फील्ड है जो रिक्वायर्ड था, जेंडर रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो जेंडर के लिए हम बोलेंगे स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए, डॉट वन ऑफ। ठीक है, ये क्या चीज है, जो जेंडर है उसमें या तो मेल जाएगा या तो फीमेल जाएगा, उसके सिवा कोई और वैल्यू जानी नहीं चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन ही देंगे तो यूजर कोई और वैल्यू डाल भी नहीं पाएगा। तब भी अगर हमें वैलिडेशन के लिए स्कीमा बनानी होती तो इसकी बनाते वन ऑफ वाली स्कीमा, या तो मेल हो या तो फीमेल हो, और डॉट रिक्वायर्ड तो रखना ही है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं रहा तो रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन काम करेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड हमने रखा, इसका क्या बोलेंगे, प्लीज सिलेक्ट जेंडर। तो ये हमारा बना स्कीमा। ठीक है, अब स्कीमा के बाद हमें जो चीज करनी है दूसरी, मेरे ख्याल से मैंने वो यप वाला चीज ये रहा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हमें यहाँ से करना होगा, यप रिजॉल्वर को इंपोर्ट, और रिजॉल्वर को कहाँ डालना होगा, जहाँ पे हम यूज फॉर्म कर रहे होंगे, कहाँ इसने यूज फॉर्म किया है। ठीक है, रिजॉल्वर के ऑप्शन में डालना है। ठीक है,
तो यूज फॉर्म हमारा ये रहा, उसके हम दूसरा ऑप्शन उसको देंगे रिजॉल्वर इक्वल टू यप रिजॉल्वर, और उसको इनपुट में क्या देना है, स्कीमा। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्म है जब भी मतलब बन जाएगा तो ये वैलिडेशन के साथ काम करेगा। ठीक है, अभी तक हमने फॉर्म बनाया नहीं है तो हमें अभी फॉर्म बना देना चाहिए। जब हम ये फॉर्मिक या फिर इसके साथ काम करते हैं तो नॉर्मली हम फॉर्म रख देते हैं। ठीक है, फॉर्म नहीं रखें तो भी काम चलेगा, लेकिन फिलहाल क्या करेंगे, फॉर्म रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ना सबमिट बटन का यूज करते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म बनेगा पूरा, नीचे हम सबमिट बटन रखेंगे, जिससे क्या होता है पूरा फॉर्म सबमिट होगा और कब वैलिडेशन लगाना है ये हमें पता लग जाता है। तो हम फॉर्म का यूज करेंगे और फॉर्म को यहाँ पे देना होता है ऑन सबमिट इक्वल टू ओबीजे फॉर्म, कहाँ गया ओबीजे फॉर्म डॉट हैंडल सबमिट। ठीक है, हैंडल सबमिट को क्या देना है, एक और कॉल बैक। ये सिंटेक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं ना तो ये क्या है, ऑन सबमिट है जो क्या एक्सपेक्ट करता है, एक कॉल बैक। इसको हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे ओबीजे हैंडल सबमिट कॉल कर रहे हैं हम। ठीक है, जो जो हैंडल सबमिट है ना उस पर होवर करेंगे तो पता लगेगा इसका रिटर्न टाइप कहाँ गया, इसका रिटर्न टाइप रुको, हाँ इसका रिटर्न टाइप कहाँ है, ये रहा, सबमिट हैंडलर टाइप का है, जो कि एक्चुअल में एक कॉल बैक है। ठीक है, ये जो हैंडल सबमिट है वो कॉल बैक रिटर्न करेगा, ये जो कॉल बैक रिटर्न करेगा और वो इनपुट में क्या लेगा, इनपुट में भी वो एक कॉल बैक लेगा। ठीक है, तो ये कॉल बैक वाला एक छोटा सा सिंटेक्स है। अगर अभी नहीं पता लगता एग्जैक्टली क्या हो रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको याद रख लेना है कि ऐसे ही करना। ठीक है, और यहाँ पे हम डेटा लेंगे, मतलब डेटा लेंगे नहीं, डेटा आएगा ऊपर से, इसको हम फिलहाल कर देंगे कंसोल डॉट लॉग फाइनल डेटा। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये फॉर्म ये हमने फॉर्म वाला टैग लिख दिया। अब हम एक्चुअल फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, इस बार फॉर्म को थोड़ा सा मतलब मैनेज करेंगे कि थोड़ा अच्छे से अलाइनमेंट इसका अच्छे से हो। उसके लिए सबसे मतलब चीप या फिर आसान तरीका है टेबल यूज़ करना, जिससे अलाइनमेंट मस्त रह जाता है। ठीक है, एक टी आर उसके अंदर 2 TD बना दो, अलाइनमेंट का वो खुद देख लेंगे। तो इसको नाम क्या देंगे हम, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लिखेंगे हम इनपुट, जो कि सेल्फ क्लोजिंग होता है। ठीक है, अब फॉर्म हुक में इनपुट के साथ कुछ भी चीज़ रखनी है तो उसको रखने का एक तरीका है, यहाँ पे हमें कुछ और नहीं देना होता। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस करके डॉट 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 करना होता है, ओबीजे फॉर्म डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे हमें वो फील्ड रजिस्टर कर देना है इसके साथ। तो हमारा कौन सा फील्ड रजिस्टर करेंगे हम, फर्स्ट नेम। ठीक है, इस तरह से सिर्फ लिख देना है, आपको ऑन चेंज और वैल्यू इनके साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे एक और चीज़ रख देते हैं, प्लेस होल्डर। ठीक है, तो जिससे वो दिखता रहे क्या डालना है अंदर। ओके, देखिए अब मैंने ये क्या किया है, अभी तक ये वाला कंपोनेंट इंक्लूड नहीं किया है, तो मैं क्या करूँगा, हमारा ये मॉडल है तो जहाँ पे मॉडल का कंटेंट रखना है वहाँ पे एक एटलीस्ट डिव रख देते हैं। अरे भाई रह जा सीधी तरह से। ठीक है, डिव रखा, और डिव के अंदर क्या रखेंगे हम, पेशेंट फॉर्म को इंक्लूड कर देंगे। अभी बाहर से कुछ पास करने की जरूरत है नहीं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड पे, यहाँ पे देखो फॉर्म आ गया। अब हमने ऑलरेडी वहाँ पे ना डिफाइन करके रखा है जो टेबल की स्टाइल, इसलिए यहाँ पे बॉर्डर वगैरह लग रही है, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए ना, ये जो क्लोज बटन है ये फॉर्म को मतलब फॉर्म के बीच में आ रहा है, तो क्लोज बटन को यहाँ तो ऊपर हो जाना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो क्लोज बटन को मैं थोड़ा सा ना एडजस्ट करूंगा और 0 0 पे डाल देता हूँ, तो देखिए वो चला गया। ठीक है, क्योंकि वो बीच में नहीं आना चाहिए, सिर्फ इतना ही मतलब था अपना, तो वो हो गया। अभी क्लोज बटन को साइड में रखेंगे, फिलहाल हम इस पर काम करेंगे। हम्म, तो ये पेशेंट फॉर्म हो गया। पेशेंट फॉर्म में हमने एक इनपुट फील्ड बनाया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, अब आप बोलोगे इसकी वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही होगी, क्या हो रहा होगा, तो हमें उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे ही रजिस्टर कर दिया ना, इसका मतलब वो फील्ड वहाँ रजिस्टर हो गया है और हमें मिलेगा। कब मिलेगा,
ठीक है। कब मुझे पता लगेगा इसके अंदर कौन सी वैल्यूज हैं? ऑन सबमिट पे। ठीक है। ऑन सबमिट कब होगा? जब सबमिट बटन क्लिक होगा। और सबमिट बटन कहाँ है? अभी तक हमने रखा नहीं है, तो मैं सीधा यहाँ पे सिर्फ एक सबमिट बटन रख दूंगा। ठीक है। सबमिट बटन यहाँ पे रख सकते हैं, बटन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको सेव बोल देते हैं। और यहाँ पे ना रखना होता है हमें इसका टाइप इक्वल टू सबमिट। जब बटन का टाइप सबमिट रखेंगे तब भी वो सबमिट बटन बनेगा। ठीक है। अब ये सबमिट बटन बन चुका है, इसकी क्लिक पे फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है। और जब फॉर्म का सारे फील्ड वैलिड होंगे, सारे के सारे फील्ड जो चाहिए उसको वो मिल जाएंगे उसको, तो हमें क्या मिलेगा? ये वाला कॉलबैक मिलेगा, जहां पे फाइनल डेटा हमें मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब सारे के सारे फील्ड वैलिड होंगे। यहाँ पे ना ये जो हमारा हैंडल सबमिट है वो एक दूसरा कॉलबैक भी एक्सेप्ट करता है, जो कि है मतलब ऑन इनवैलिड, जब इनवैलिड रहेगा डेटा तो इसको भी हम डेटा लिखेंगे और कंसोल लॉग लगा देंगे। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे एरर्स। अब देखिए इसको फिर से मैं क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास क्या आ गया? एरर्स आ गई कि भाई लास्ट नेम में, ईमेल में प्रॉब्लम है, लास्ट नेम में प्रॉब्लम है और मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये एरर्स हैं। ठीक है। तो जब तक ये एरर्स रहेंगी तब तक सक्सेस वाला कॉल नहीं होगा। ये जो पहला कॉल बैक है जिसमें फाइनल डेटा जाता है, सारे वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद ये कॉल होता है। ठीक है। अगर मैं थोड़े से टाइम के लिए वैलिडेशन को हटा दूं तो ये फाइनल डेटा वाला कॉल हो जाएगा और इसके अंदर जो भी वैल्यूज है वो मुझे मिलेंगी। सॉरी, ये इसका एरर नहीं हटा या क्या हुआ? रिजॉल्वर तो मैंने हटा दिया है। ठीक है, इसको एक बार आई थिंक रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, फाइनल डेटा आ रहा है मेरे पास, सारे के सारे डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आ रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट नेम में कुछ डालता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो फर्स्ट नेम में वो चीज़ आ गई और फाइनल डेटा में पहुंच गई। लेकिन अभी क्या है? ये डेटा इनवैलिड है। ठीक है। वहां पे हमें स्कीमा को फिर से ऑन करना होगा ताकि वैलिडेशन सही से लग जाए। तो इसको क्या करेंगे? हम एक बार क्लोज करके फिर से ऑन कर देंगे, तो अभी एरर वाला चीज आ रहा है। पहले ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम इन सब में एरर्स है। अगर इसको हम फर्स्ट नेम डाल देता हूं मैं, तो सिर्फ 3 फील्ड में एरर आती है। ठीक है। अब बात यह है कि एरर तो चलो हमें मिल गई, यहाँ पे एरर आ रही है। अब हम एरर को दिखाएंगे कैसे? क्योंकि हमारा फाइनल पर्पस क्या था? एरर को दिखाना है ना? तो ये हमारा है इनपुट फील्ड। ठीक है। फॉर्म हुक में एक चीज मिलती है जिसे कहते हैं ओबीजे फॉर्म डॉट फॉर्म स्टेट डॉट एरर्स। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट रहता है। इसको पहले मैं प्रिंट करने से पहले ना मैं इसको कंसोल मार के दिखा देते हैं इसमें होता क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, सबमिट किया, तो क्या आया? ये देखिए 2 बार प्रिंट हुआ है एरर वाला। तो मैं इसको एरर वाला कॉलबैक ही निकाल देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही किया था। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 एरर दिखती हैं। ठीक है, मतलब एरर का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे 3 चीज़ें दिखती हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालता तो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है? फर्स्ट नेम में भी एरर दिखती है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं देखूंगा भाई अगर मेरे एरर ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम में कोई एरर है तो मुझे वो यहाँ पे दिखानी होगी। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे एक डिव बना दूंगा। डिव के अंदर उस पर्टिकुलर एरर के अंदर क्या है? मैसेज। वो मैसेज यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। ओके, अभी देखो आ रहा है ना, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। इसको मैं फिर से क्लोज कर देता हूँ, ऐड ओपन करता हूँ, बिना कुछ लिखे सेव करता हूँ, तो आ गई एरर। अब मैं कुछ लिख देता हूँ, एरर चली गई। ठीक है। अब इसको क्या करना है? एरर है ये, हम इसको थोड़ा अच्छे से दिखाना होगा, मतलब एरर वाले चीज की तरह से दिखाना होगा, थोड़ा लाल दिखना चाहिए। इसको सिर्फ अगर स्टाइल में कलर रेड दे देंगे तो भी काम चलेगा। ओके, ऐड किया, सबमिट किया, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है, ये थोड़ा छोटा होना चाहिए, ये बड़ा है। इसका एक ऑप्शन तो ये भी है HTML में, इसको स्मॉल नाम का एक क्या बोलेंगे इसको, क्या होता है, ये टैग होता है या फिर कंपोनेंट है, उसमें डाल दो
तो वो छोटा टेक्स्ट दिखेगा। और मेरे ख्याल से ये परफेक्ट है कि साइड में भी आ गया, ये कोई जगह भी नहीं रोक रहा, साइड में वैसे भी अपने पास जगह थी, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे स्पेस रखूंगा ताकि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहे। कि बिल्कुल ऐसे टच हो जाती है ना चीज़ें तो खराब लगती हैं। ठीक है, अब हमारा ये हो गया एक पर्टिकुलर इनपुट का फील्ड। वैसे ही हम लास्ट नेम का फील्ड बना देंगे, इसमें रजिस्टर क्या करना है, लास्ट नेम, और यहाँ पे एरर दिखाने के लिए भी लास्ट नेम। ओके, अभी देखिए इसको मैं क्लोज करके फिर से ओपन कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट कोई एरर नहीं दिखेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी तक फॉर्म सबमिट हुआ ही नहीं है। एरर हमेशा दिखेगी फॉर्म सबमिट होने के बाद। तीसरा हमारा ईमेल वाला आ गया, चौथा आ गया मोबाइल नंबर वाला। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे हम ईमेल, सॉरी हमने ना ऊपर फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम ही रखा था, ये रहा, इसको लास्ट नेम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, दोनों जगह पे ईमेल, तो यहाँ पे भी रह गया है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम होती है। लास्ट नेम की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे, ईमेल, और ये वाला क्या है, में हम क्या रखेंगे, मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल में एरर आने के चांसेस हैं, बाकी हमने कोई और चीज़ स्कीमा में डिफाइन की नहीं है। जेंडर है तो जेंडर में एरर आने के चांसेस हैं। जो फील्ड हमने स्कीमा में डिफाइन नहीं किए हैं उन फील्ड में एरर कभी नहीं आएगी। ठीक है, मोबाइल के बाद हमारे पास कौन सा फील्ड है, डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे हमें इनपुट फील्ड ही रखेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, इसमें रजिस्टर भी कर देना है हमें। डीओबी कहाँ गया, डीओबी मैंने डीओबी डिफॉल्ट वैल्यू में डिफाइन नहीं किया क्या, किया तो है, सजेशन आना चाहिए था लेकिन सजेशन नहीं आया। ओके, वो स्कीमा में नहीं है इसलिए यहाँ पे सजेशन नहीं आया, जो स्कीमा में होता है उसका सजेशन ये दे रहा है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में हमने स्कीमा में कुछ नहीं रखा तो कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर सोचने जाए तो डीओबी में एरर आनी तो चाहिए। ठीक है, डीओबी में कुछ भी नहीं सिलेक्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या वैलिडेशन हम डीओबी में रख सकते हैं। पहली चीज, कोई भी फ्यूचर में पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, डीओबी 2024 की नहीं होगी क्योंकि अभी 2023 चल रहा है, ये तो सिंपल वैलिडेशन है। दूसरा वैलिडेशन क्या हो सकता है कि भाई जो डीओबी है, मतलब हम ऐसा रख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम जो एज है वो लोगों की 18 होनी ही चाहिए। तुम ऐसा डीओबी रख सकते हैं भाई जो मिनिमम 80 ईयर से पहले का ही होना चाहिए, तभी वैलिड रहेगा। ओके, जेंडर, जेंडर में तुमने वैलिडेशन रखा है, इज सब्सक्राइब में कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब चीज़ ही ऑप्शनल है। ओके, अब डेट के वैलिडेशन रखते कैसे हैं, हम सर्च कर लेते हैं, डीओबी वैलिडेशन यप, यप में डीओबी कैसे वैलिडेट करेंगे, डिफरेंस इन ईयर्स, न्यू डेट। ठीक है, ये देखो ये सेम ही चीज़ है, इसको यहाँ पे कैसे किया गया है, टेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यप में डिफ़ॉल्ट डेट ऑफ बर्थ के लिए कुछ नहीं होता है। पहले इसको मैं बदल के डीओबी वाला बना दूँ, सॉरी यहाँ कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। ओके, कोई नहीं प्रॉब्लम है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डीओबी भी डिफाइन करता हूँ। होगा क्या वो होगा तो स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ डेट का ऑप्शन भी अवेलेबल है तो हम बोल देते हैं उसको डेट होगा वो, फिर उसको स्ट्रिंग में बाद में कन्वर्ट करेंगे, यप डॉट डेट। ठीक है, अब डेट में कैसी चीज़ें काम करती हैं, एक तो इसने बोला नलेबल हो सकता है, मतलब आप डीओबी ना डालो तो चलेगा, हमारे केस में नहीं डालोगे डीओबी तो चलेगा, तो इसको हम लिखेंगे नलेबल। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है आपको जहां पे दिखता है उसको कॉपी कर देना है, ये तो मुझे दिख गया कि भाई हमें ऑप्शनल रखना है, तो इसको दो चीज़ें हैं हमारे पास, नलेबल भी है ऑप्शनल भी है। ठीक है, नलेबल मतलब नल को एक्सेप्ट करेंगे, ऑप्शनल मतलब अनडिफाइंड भी चलेगा। हम दोनों चीज़ों के लिए ओपन रखते हैं और टेस्ट करेंगे इसको। ठीक है, टेस्ट मतलब ठीक है, तुम्हें नहीं रखना, ऑप्शनल है नलेबल है कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन जब भी तुम डालोगे तब तो हम इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट को क्या जाता है, मेरे ख्याल से फंक्शन नहीं, टेस्ट को पहले तो एक किए जाता है। टेस्ट का नाम क्या रखेंगे, तो टेक्स्ट का नाम रखेंगे हम डीओबी। दूसरी चीज क्या जा रही है, टेस्ट फंक्शन। यप में नॉर्मली ये फंक्शन लिखना होता है इस तरह से, एरो फंक्शन की जगह। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम दिस का यूज करते हैं, और जब भी हम एरो फंक्शन यूज करेंगे ना तो दिस वाला कंटेक्स्ट बदल जाता है। तो ये हम पे नॉर्मली ये वाला फंक्शन यूज होता है इंस्टेड ऑफ एरो फंक्शन। ओके, और ये देखिए यहाँ पे ना ये लोग, ये बंदे ने क्या किया है, डेट एफ का फंक्शन यूज किया है, डिफरेंस इन ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे भी आई थिंक इन लोगों ने डेट एफ यूज किया, हो सकता है नहीं किया है। देखो ये वाला जो वैलिडेशन चीज है ना, यहाँ पे डेट एफ नहीं यूज किया है, यहाँ पे सीधा सीधा ये मिली सेकंड लिख दिए हैं। ठीक है, कि भाई इतनी मिली सेकंड्स का डिफरेंस होना चाहिए। ये जो मिली सेकंड्स आपको दिख रही हैं, इसको आप टोटल समअप करेंगे तो 18 साल बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया, डेट मैक्स इक्वल टू, मतलब मैक्सिमम डेट क्या होगी, जो करंट डेट है उससे 18 साल पहले की डेट। ये बहुत सिंपल वैलिडेशन है। ठीक है ना, हम जो टेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये उससे बहुत ही इजी वैलिडेशन है कि भाई मिनिमम डेट आपकी 18 साल होनी चाहिए, है ना। तो टेस्ट वाली चीज को साइड में रखते हैं और ये वाली चीज उठा लेते हैं, रिक्वायर्ड ये नहीं है। ओके, हम टेस्ट वाला कर सकते थे लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये मिली सेकेंड्स है, वो समअप होके 18 हो जाती हैं। ठीक है, आप जब भी काम कर रहे हो कहीं पे बीच में आपको ऐसा दिखता है स्टैक ओवरफ्लो पे, तो आपको उठा लेना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने कोई चीज ऐसी उठा ली। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है आंख बंद करके कुछ भी उठा लेना है। जब भी आप स्टैक ओवरफ्लो से कुछ भी उठाते हो, आपको उसमें थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज हुई कैसे है ना। आपको आंख बंद करके नहीं उठा लेना, अच्छा इसको उठा ही लिया। क्यों, क्योंकि कल आप फिर से ये प्रोजेक्ट खोलोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना कि जो रियल प्रोजेक्ट होते हैं वो एक दिन के नहीं होते हैं, आज आपने बना दिया फिर खत्म करके बंद कर पेटी में पैक करके रह गया। वो कल भी आपके सामने आएगा, वो परसों भी आपके सामने आएगा। वो सालों साल चलते हैं प्रोजेक्ट। आपको एक साल के बाद वो आपका कोड दिखा और आपको पता ही नहीं लगा इस कोड में हुआ क्या है, तब आप वो स्टैक ओवरफ्लो वाला पोस्ट नहीं देखने जा सकते। तो जब भी आप कुछ कर रहे हैं, स्टैक ओवरफ्लो से कुछ उठा रहे हैं, स्टैक ओवरफ्लो मतलब गूगल से या कहीं और से भी उठाना ही है। ठीक है, प्रोग्रामर्स करते हैं ऐसा, आपको मीम्स मिल जाएंगे ना जहाँ पे प्रोग्रामर्स के लिए जो कीबोर्ड है उसमें सिर्फ कॉपी और पेस्ट का बटन ही देते हैं वो लोग, क्योंकि प्रोग्रामर्स करते भी यही है, स्टैक ओवरफ्लो पे गए, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। आपको ये करना है लेकिन थोड़ा सा ना सोच समझ के करना है, तो भाई आपने जो भी चीज पेस्ट की है वो एटलीस्ट आपके समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे तो ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई कि इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाया। ऊपर टेस्ट कर रहे थे, इससे थोड़ा सा स्मार्ट है ये, क्योंकि टेस्ट मतलब हम कस्टम कोई वैलिडेशन लगा रहे हैं जो कि यप में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, जो डिफॉल्ट अवेलेबल चीज है जिसमें मैक्स है उसका यूज करके वैलिडेशन लगा दिया। अब तीसरे नीचे मतलब कोई और बंदा है, उसका कोई और पर्सपेक्टिव हो सकता है, जैसे इसने टेस्ट किया। ठीक है, इसने टेस्ट करने वक्त ये सारी चीजें की, मतलब डिफरेंस निकाला, 18 साल के डिफरेंस की बात की। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं हम। अगर आपको कुछ चीजें सीखनी है ना तो ये सारी चीजें एक साथ करके देख लीजिए, मतलब वन बाय वन इन चीजों को कीजिए और देखिए उनके बीच में डिफरेंस क्या आता है आउटपुट में। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से ही ज्यादा पता लगेगा। मैं एक वीडियो में सारे मेथड्स ट्राई करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा ही बनेगा, और मतलब बहुत लंबा वीडियो देखने लायक नहीं होता है। चलिए, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड्स, ये वाला वैलिडेशन रखा है हमने। अब हम देखेंगे भी काम ही करता है कि नहीं करता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर तो आएगी, मुझे थोड़ा सा अंदाजा है वो क्या एरर आएगी। ठीक है, चलिए अभी क्या करेंगे, हम अपना फॉर्म खोलते हैं, सीधा सीधा मैंने किया एंटर, डीओबी मस्ट बी ऑफ टाइप डेट। ठीक है, ये एक एरर आ गई कि भाई डीओबी में उसका जो टाइप है वो डेट होना चाहिए, पहली चीज तो ये उसने बोल दी। ठीक है, अब ये बहुत ही गंदी चीज है। ठीक है, इसमें गंदी चीज क्या है कि आपने ना डीओबी में स्टोर करके क्या रखा है, हमने डिफॉल्ट वैल्यू में एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर करके रखा है हमने। ठीक है, तो डीओबी में बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग जाएगा।
जबकि हमने यप में क्या बोला है कि भाई उसका टाइप डेट होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और हमने दूसरी चीज ये भी रखी कि नलेबल भी हो सकता है वो, तो हम इसको बोलेंगे नल। ठीक है, अगर डीओबी में डल नल रहेगा तो यप कुछ नहीं बोलेगा। अब मैं फिर इसको क्लोज करके फिर से ओपन करता हूँ और सेव करता हूँ। अब यप ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि नल है तो यप मान लेगा कि डेट नहीं एग्जिस्ट करती। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब यप के लिए बुरी चीज थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, डेट सिलेक्ट कर देंगे कोई भी। ये डेट सिलेक्ट नहीं हो रही है, कैसे होगी डेट सिलेक्ट, इसके लिए रखना पड़ेगा हमें इसका टाइप डेट इनपुट। ठीक है, इनपुट का टाइप हमने रख दिया डेट। अब हम यहां से सिलेक्ट करेंगे डेट, और इसने बोल दिया सीधा, अच्छे से वैलिडेशन लग गया, यू मस्ट बी 18 ईयर ओल्ड। तो मुझे डेट कौन सी लानी है, अरे 2000 ऊपर जाना है। ठीक है, हाँ 2001 की कोई भी डेट चलेगी। इसको फिर मैं सेव करूंगा तो डेट में कोई एरर नहीं आई। हम यहाँ पे ये चीज भी रख सकते हैं कि भाई जब हमने बोला कि डेट आप 18 ईयर्स ओल्ड तो होने ही चाहिए, तो ये जो इसका इनपुट है ना, उसको हम क्या करेंगे, 18 साल पहले की किसी डेट को फिक्स करके रख देंगे, ताकि लोगों को वहां तक नेविगेट होने में आसानी रहे। ये एक यूजर एक्सपीरियंस का पॉइंट है कि भाई यूजर का एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, यूजर को चीजें आसान से आसान मिलनी चाहिए। तो अगर हमने डिफॉल्ट वैल्यू यूजर की एज के आसपास की रखी, तो यूजर को एज सिलेक्ट करने में कम टाइम लगेगा। तो ये चीज करते हैं, तो कहाँ से करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे नल रखा हमने, वहां पे हम ये जो मिनिमम एज है वो वाली डेट डाल देंगे। ओके, अब इसको क्लोज करेंगे, ऐड करेंगे तो देखिए ये कुछ गलत हो गया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेट सिलेक्ट होके रहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। हाँ, इसका रीजन है, जो HTML का इनपुट है वो डेट को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, उसको डेट के ऑब्जेक्ट में मजा नहीं आता है। ठीक है, उसको डेट चाहिए होती है स्ट्रिंग के फॉर्म में। ठीक है, इसको हम ना थोड़ा सा करके देखते हैं कि इसको डेट कौन से फॉर्म में चाहिए। हम्म? तो फिलहाल इसका रजिस्टर ऑफ करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऑन चेंज। ऑन चेंज में ई मिलता है, और कंसोल करेंगे, सॉरी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जब हम डेट सिलेक्ट करते हैं तो वो कैसी वैल्यू देता है, वो जैसी वैल्यू देता है वैसी ही वैल्यू उसको हमें पास करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे डेट सिलेक्ट की, तो उसने इस तरह से वैल्यू दी, वाई 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 एम एम डी डी। ठीक है, तो जब हम इसको वैल्यू देंगे तो इसी फॉर्मेट में देनी पड़ेगी। अगर हमने उसको डेट का ऑब्जेक्ट दिया, ये वाला इनपुट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने उसको किसी और टाइप का स्ट्रिंग दिया। ठीक है, अब मान लो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं काम की ना, हम इसको क्लिक करके ओपन करते हैं। ठीक है, ऊपर हमने डेट का ऑब्जेक्ट दिया था डिफॉल्ट वैल्यू में, तो वो काम नहीं किया। मान लो यहाँ पे मैं देता हूँ न्यू डेट, मतलब आज की करंट डेट। इसको मैं क्लिक करके फिर से ओपन करूंगा, तो देखिए डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आई। डिफॉल्ट वैल्यू कब आएगी, जब मैं इसको कुछ इस तरह से डेट दूंगा, 2023-01-01। अब इसको क्लोज करूंगा, फिर से ओपन करूंगा, ये तो आ जानी चाहिए थी, ये तो फिर से नहीं आई। ऑन चेंज पे देखते हैं क्या फॉर्मेट था इसका। फॉर्मेट के हिसाब से तो सही किया है मैंने, सॉरी, हमने यहाँ से रजिस्टर हटाया था। ठीक है, माय मिस्टेक। रजिस्टर को हमें फिर से ऑन करना होगा, ऑन चेंज को यहाँ से हटा देना होगा। इसको क्लोज करेंगे, ऐड करूंगा, देखिए ये आ गया डिफॉल्ट डेट। तो डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इनपुट के लिए स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, जबकि यप में वैलिडेट करता है वो डेट के ऑब्जेक्ट से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको कर लेंगे। कैसे करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू हमें जब भी रखनी है, तो जो हमारा डेट है उसको हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, ये वाले फॉर्म में। ठीक है, वाई 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 एम एम डी डी वाले फॉर्म में। अब वो कन्वर्ट कैसे करते हैं, मान लो मैं यहाँ पे डी इक्वल टू न्यू डेट कर देता हूँ। ठीक है, डी डॉट गेट फुल ईयर करेंगे तो ईयर मिलेगा, गेट मंथ करेंगे तो मंथ मिलेगा जो अभी 10 है, जबकि चल रहा है नवंबर जो कि 11 है। तो मंथ प्लस 1 करेंगे तो सही वाला मंथ मिलेगा, और गेट डेट करेंगे तो हमें डेट मिल जाएगा जो कि सही डेट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे जो ये चीज कर दे हमें।
ठीक है। तो हमारे पास यूटिल्स है, इसमें फाइंड एज का फंक्शन बनाया था, हम दूसरा फंक्शन बना देंगे। ठीक है, डेट यूटिल्स इसका नाम दे देते हैं, और यहां से एक चीज एक्सपोर्ट करते हैं, कन्वर्ट टू वाई 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 एम एम डी डी। ठीक है, इनपुट में क्या जाएगा, डेट जाएगा, और ये होना चाहिए फंक्शन। ठीक है, और पहली चीज क्या करेगा, ये डेट को सही वाली डेट में कन्वर्ट करेगा, तो लेट डी इक्वल टू न्यू डेट डेट। ठीक है, हम ऊपर से स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, ऊपर से हम टाइम स्टैम्प भी दें, तो ये डेट सही से कैलकुलेट होने के लिए ये करना पड़ेगा। फिर हमें रिटर्न क्या करना है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है, उस स्ट्रिंग में हम डालेंगे डी डॉट गेट फुल ईयर, ठीक है, डैश डी डॉट गेट मंथ प्लस वन डैश डी डॉट गेट डेट। ओके, तो ये क्या करेगा, डेट को ये वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग वाले फॉर्मेट में। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा अभी भी टारगेट क्या है कि भाई पुरानी डेट आनी चाहिए, तो हम फिर से यही चीज उठाएंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, कन्वर्ट टू वाई वाई एम एम डी डी वाले फंक्शन से उसको पास करा देंगे। अब इसको हम फॉर्म को क्लोज करेंगे, फिर से ओपन करेंगे, डिफॉल्ट वाली अब भी नहीं आई। क्यों नहीं आई, इसके लिए हम इसको कर देते हैं, थोड़ा सा कंसोल लॉग करके देखते हैं कि भाई सच में कोई प्रॉब्लम है। डेट 2005 11 और 6, मेरे ख्याल से इसको 6 में प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको 6 में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको फॉर्मेट में ये 06 चाहिए हो सकता है। ठीक है, अब ये भी दुविधा वाला काम है, इसको अब मतलब डेट वाले जो लाइब्रेरीज हैं उसका यूज करने का मकसद ही यही है कि ये वाला प्रॉब्लम ना रहे। अब इसको 6 की जगह कुछ और करें, तो मतलब मैं यहाँ पे इसको बदल के 6 कर देता हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर देता हूँ 6। मैं कोई ऐसी डेट लेता हूँ ना जहाँ पे दोनों चीजें आए। अरे भाई डेट बदल जा, 2006 एक हो गया ये तो। हाँ, ये वाली डेट मेरे को सही लगती है। क्या करते हैं हम, कन्वर्ट में ये वाली डेट डाल देता हूँ, इससे क्या होगा, हमारा कंफर्म होगा भाई ये 6 की जगह 06 चाहिए था कि नहीं चाहिए था। ये वाला डेट मैंने डाल दिया, इसको क्लोज किया, फिर से ओपन किया, देखिए। ठीक है, तो ये जो इनपुट है उसको क्या चाहिए, उसको फॉर्मेट भी यही चाहिए, 06 वाला फॉर्मेट चाहिए, मतलब 2 कैरेक्टर होने चाहिए डेट के, तभी इसको ये पास करता है। ठीक है, तो हमने मतलब डेट की लाइब्रेरी स्टार्टिंग से इंक्लूड नहीं की है, तो हम अब भी इंक्लूड नहीं करेंगे, हम यहाँ से कोई एक तरीका निकालेंगे जिससे हम सिंगल डिजिट को मल्टी डिजिट में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, उसके लिए स्ट्रिंग का एक फंक्शन यूज होता है। तो मैं क्या करूंगा ना, ये जो 2 चीजें हैं, देखो ईयर तो हमेशा फुल में आएगा, उसका कोई टेंशन है ही नहीं, ईयर का टेंशन है मंथ का। हाँ, अब मुझे डेट को क्या करना है, पैड करना है, स्ट्रिंग में एक फंक्शन है पैड, पैड स्टार्ट पैड एंड, तो मुझे क्या करना है, पैड स्टार्ट करना है। देखिए ये इनपुट में क्या भेजा था इसने, 5 भेजा था। ठीक है, और पैड क्या करना था, मतलब पैड स्टार्ट 4 कैरेक्टर का बनाना, मैं इसको 2 लिखूंगा ना तो ये 05 बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे स्ट्रिंग चाहिए होगा, उस पर पैड स्टार्ट नाम की चीज कॉल करनी है। गेट डेट के रिजल्ट में मिलता है हमें इंटीजर नंबर मिलता है, उसको पहले करेंगे कन्वर्ट हम स्ट्रिंग में। पैड स्टार्ट 2 कैरेक्टर बनाने हैं, और जो खाली जगह हो वहां पे 0 डालना है। ओके, ये सेम चीज कहाँ पे करेंगे, मंथ के साथ भी करेंगे, लेकिन उसका प्लस होने के बाद। ठीक है, देखिए ये एक नया आपने शायद देखा होगा, एक रिजल्ट है उसके ऊपर ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम उसके डॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने ब्रैकेट ना लगाता और डॉट करता तो क्या होता, 1 के बाद डॉट होता, मतलब ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता, जबकि हमें पहले प्लस करना है उसके बाद टू स्ट्रिंग लगाना है। कहाँ गया मेरा कोड। ठीक है, अब ये बनाएगा सही डेट, और हम इसको फिर से इसके ओरिजिनल फॉर्म में रख देंगे।
कहाँ गया? डेट हैज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, ये कहाँ पे आया? कौन सी लाइन में आ रहा है? डेट यूटिल्स में प्रॉब्लम है कुछ? डेट यूटिल्स, डेट, अच्छा ऊपर से ऑलरेडी डेट आ रहा है तो इसको मुझे डेट क्या लिखना होगा? डी, ठीक है। फिर रिफ्रेश करते हैं, ऐड पे क्लिक किया, डिफॉल्ट डेट आ गया 18 साल पहले का, ठीक है। चलिए ये डेट पे बहुत सारा टाइम दे दिया हमने, डेट वाला काम खत्म करते हैं। ये दूसरी चीज है जो भी, एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, देखो यहाँ पे अभी भी आ रहा है, जबकि मोबाइल नंबर ना वैलिड नहीं, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमें इसको क्या बोलना पड़ेगा? ऑप्शनल बोलना पड़ेगा। कहाँ से बोलेंगे ऑप्शनल? हम पेशेंट सर्विस, पेशेंट फॉर्म में मोबाइल 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 ये रहा, इसको बोलना होगा ऑप्शनल, कि भाई नहीं डालोगे तो भी चलेगा। इसको फिर से सेव करता हूँ, पहले इसको ना, मुझे बार बार इसको फिर से लोड करना होगा, लेकिन ये फिर भी काम नहीं किया इसने। ऑप्शनल इसके पहले लिखना हो सकता है, मुझे नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज क्या थी हमारे पास? नलेबल, ठीक है, दोनों लगाने के बाद देखते हैं। इसके बाद भी ये क्या आता है? एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, इसने उसको रिक्वायर्ड की तरह मान लिया है। नॉट रिक्वायर्ड लगा के देखते हैं, ये तब भी वैलिडेशन करने चला जाता है, ठीक है। इसका रीजन ये होगा कि हमने जब मैचिस लगाया होगा तो दूसरी सारी चीजें शायद काम ना करती हों। तो इसको कैसे करेंगे हम? क्योंकि मोबाइल नंबर अगर नहीं डाला है, चलो चलो इसका मुझे पता लगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसको क्या बोलता हूँ ना, नलेबल की जगह बोल देता हूँ मैं ऑप्शनल, ओके। अब देखिए ये ऑप्शनल मैंने बोला है इसको, और ऑप्शनल काम नहीं कर रहा। इसका क्या रीजन है ये मैं बताता हूँ आपको। हमने क्या बात की थी? यहाँ तो मोबाइल नंबर ऑप्शनल मतलब उसको अनडिफाइंड चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तो मोबाइल नंबर हो ना, अगर हो तो मतलब वैलिड हो। अब हमने यहाँ पे डाला है ना स्ट्रिंग, बाय डिफॉल्ट उसको बोला है स्ट्रिंग, तो अगर इसका मतलब वो है, अब वो है तो उसको वैलिड होना चाहिए, इसलिए उसने काम किया। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा मोबाइल नंबर इक्वल टू अनडिफाइंड, और इस केस में अगर फिर से करूंगा, इसने तब भी ले लिया, पता नहीं इसको, या मैं नल डाल देता हूँ, तो इसको मैं नलेबल बना देता हूँ फिर। मोबाइल में ही कर रहा हूँ ना सारी चीज़ें, ठीक है, वरना कभी कभी होता है किसी और फील्ड में कर रहे हैं। चलो ये नल डालने से और नलेबल करने से ये बात बनी, लेकिन एक बार मैं कुछ भी डालूंगा यहाँ पे, ये बोलता रहेगा, फिर ये कभी नहीं रुकेगा जब तक मैं सही मोबाइल नंबर ना डाल दूँ, ठीक है। एक बार अगर यूजर ने मोबाइल नंबर डालना चालू किया तो ये प्रॉब्लम करना चालू कर देगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे हम टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है, इसको नलेबल रखा है इसके कारण इसने अपना काम किया। हम यहाँ पे टेस्ट लगा के इस चीज़ को अच्छे से वैलिडेट कर पाएंगे। फिलहाल हम इसको रहने देते हैं ऐसे ही। हमारे कौन से फील्ड बाकी हैं? सब्सक्रिप्शन वाला फील्ड बाकी है, जेंडर वाला बाकी है, और डिस्क्रिप्शन वाला फील्ड बाकी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दोनों चीज़ें मतलब डाल देता हूँ अभी, सब्सक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और जेंडर, तीन चीज़ें हैं, एक, दो, तीन। हम्म? ये हमारा एक्चुअल वाला डेट ऑफ बर्थ, इसके नीचे जो जाएगा, अरे गलत हो गया, नहीं नहीं तो आना, यह है इज सब्सक्राइब्ड, ठीक है। और यहाँ पे कोई वैलिडेशन का प्रॉब्लम नहीं है तो ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बनेगा चेकबॉक्स। अब चेकबॉक्स में चीज़ों को रजिस्टर साइड नहीं किया जाता है, ठीक है। चेकबॉक्स के आगे क्या लगाना पड़ेगा? लेबल इसका, इज सब्सक्राइब वाला लेबल तो ऑलरेडी लगा हुआ है। इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ, ये चेकबॉक्स आ गया। चेकबॉक्स के बारे में ना थोड़ी सी एक चीज़ करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। मुझे यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है।
फॉर्म हुक चेकबॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, चेक डे इक्वल टू ट्रू फॉल्स, ऑन चेंज इक्वल टू, ठीक है। रजिस्टर कहाँ गया इसका, ये रहा रजिस्टर, इनपुट इक्वल टू चेकबॉक्स, रजिस्टर इक्वल टू जनवरी, क्लास नेम प्लेस होल्डर और चेकड। इसको हम छोड़ देते हैं, पहले देखते हैं प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता। ठीक है, चेकबॉक्स में यहाँ पे क्या रखेंगे, इसका इट सब्सक्राइब रख दिया हमने। इट सब्सक्राइब के बाद दूसरी चीज क्या थी हमारे पास, जेंडर थी एक चीज ना, जेंडर। तो जेंडर में इनपुट तो रखना ही नहीं है हमें। हम्म और जेंडर में वैलिडेशन आएगा, तो वैलिडेशन वाला पोर्शन रहने देते हैं। हम्म, यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट रखना होगा हमें। ठीक है, सिलेक्ट ऑप्शन, डिफॉल्ट ऑप्शन उसका रख देते हैं जिसमें एम्प्टी हो और लिखा हो सिलेक्ट जेंडर। बाकी दो ऑप्शन रखेंगे जिसमें एक में होगा मेल फीमेल। ओके, और यहाँ पे रखेंगे हम आई थिंक रजिस्टर, डॉट 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 ओबीजे फॉर्म डॉट रजिस्टर और जेंडर। ठीक है, इससे काम बन जाना चाहिए। लास्ट की चीज़ है हमारी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के लिए हम इनपुट की जगह यूज़ करेंगे मतलब टेक्स्ट एरिया, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन थोड़ा लंबा हो सकता है। टेक्स्ट एरिया जिसमें टाइप नाम की चीज़ नहीं होती है, प्लेस होल्डर, एंटर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वैलिडेशन नहीं आएगा इसमें कोई, तो वैलिडेशन वाला पोर्शन हटा देते हैं। इसकी हम रोस रख देते हैं, कितनी रोस होंगी, 5 रो होंगी। और इसकी कॉल्स मतलब कॉलम्स इक्वल टू रख देंगे हम, मान ले 70 कॉलम्स का होगा। हम्म, ठीक है, ये आ गया 70 कॉलम्स का डिस्क्रिप्शन, मेल फीमेल। इसको मैं क्लिक करता हूँ सेव पे, तो ये सारे यहाँ पे क्या आ गए, प्रॉब्लम्स। इसको यही कहेंगे ना, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम्म, चलिए इसको मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये प्रॉब्लम हट जाती है। हाँ ठीक है, कोई नहीं। हम क्या करेंगे, पहली चीज हमें जो यहाँ पे प्रॉब्लम देखी उसका सॉल्यूशन, फिलहाल हम एक्चुअल सॉल्यूशन वाला काम, ये क्या हो गया, चलिए देखते हैं, कोई नहीं। वो खोल के सेव किया हमने। कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड बोली इसने, 3 चीज़ें, क्योंकि मेल फीमेल हमने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यूज की हटा देंगे हम, ताकि सिलेक्ट कर पाए यहाँ से, यहाँ पे भी हम वैलिडेशन एरर दे दें। ठीक है, जेंडर मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग, मेल या तो फीमेल। फीमेल का स्पेलिंग मैंने बहुत गंदा किया है। ओके, अब यहाँ पे क्या डालेंगे, फर्स्ट नेम लोहार और एंटर ईमेल। ठीक है, ईमेल वैलिड डालना पड़ेगा, hmd@mail.com। मोबाइल नंबर नहीं डालना है तो चलेगा। एज क्या है, मतलब ये पिछले वाली एज डाल देते हैं। जेंडर मेल सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, सब्सक्राइब को ट्रू मार दिया, सेव पे क्लिक किया। अभी मोबाइल नंबर में एरर दिख रहा है, एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद भी ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये 9 से स्टार्ट होना चाहिए था। सेव। अब फाइनल डेटा में मेरे पास चीज़ें आ गई। ठीक है, डीओबी में क्या आया ना, डेट, डेट का टाइप आया है। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन, ईमेल, फर्स्ट नेम, जेंडर, सब्सक्राइब, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, तो ये सब चीज़ें आ गई। ठीक है, इस सब्सक्राइब को मैंने ट्रू किया था तो ट्रू आ गया। तो क्या हो गया, मेरा स्टेट मुझे मैन्युअली मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अंदर ही अंदर मैनेज हुआ। ओके, आई थिंक इतना काफ़ी है, हो गया है। ठीक है, अब बात आती है डेटा रेडी है। ठीक है, अब क्रिएट वाला एपीआई कॉल करना है। क्या करना है, एपीआई कॉल। अब तक हमने खेला था यूआई, फॉर्म देखा, फॉर्म एंटर किया हमने। अब हम देखेंगे कि डेटा को सर्वर पे लेके जाना है। ठीक है,
पिछली बार जैसे हमने बात की, डेटा को सर्वर पे लेके जाएंगे तो पहले हम क्या चीज़ करेंगे, लोडिंग वगैरह दिखाने का काम भी करेंगे, जैसे वहाँ पे किया है। ठीक है ना, ये पेज लोड होता है, पहले लोडिंग दिखेगी, लोडिंग के बाद डेटा आएगा, क्योंकि जब तक सर्वर पे कुछ काम चल रहा है हम यहाँ पे यूजर को कुछ तो दिखाएंगे। इस केस में भी लोडिंग का हमें ख्याल रखना है। ठीक है, जब हम फॉर्म हुक यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास एक फैसिलिटी मिलती है लोडिंग वाली। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अगर हम फॉर्म हुक वाली लोडिंग नहीं यूज़ करते तो हम क्या यूज़ करते, हम यहाँ पे स्टेट बनाते, ऊपर लोडिंग और एरर ये दोनों के स्टेट बनाते और उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पेशेंट लिस्ट में किए थे। तो फिलहाल हम कोई मतलब ऐसे छोड़ो ना, हम यही यूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वरना। ठीक है, लोडिंग, सेट लोडिंग का हमने यहाँ पे स्टेट बना दिया। जब लोडिंग हो रही हो तो क्या करना है। ठीक है, अब ये है फॉर्म, ये है सेव बटन। ठीक है, मैंने पहले भी बात की थी इस तरह से, जब भी यूजर सेव पे क्लिक करेगा और उसको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ लोडिंग नहीं दिखा या फिर कुछ भी नहीं दिखा, ऑल दो लोडिंग दिख भी गया, तब भी यूजर क्या कर सकता है, उस पर फिर से क्लिक कर सकता है, उस पर फिर से क्लिक कर सकता है ना। क्योंकि वो यूजर है, उसको क्या पता क्या प्रॉब्लम है, मतलब हम डेवलपर हैं, हमें पता है कि सेव बटन पे एक बार ही क्लिक करना होता है। यूजर जरूरी नहीं है वैसा करता रहे, यूजर कुछ भी करेगा। ठीक है, तो फॉर्म बटन पे एक बार क्लिक होने के बाद दूसरी बार क्लिक नहीं होना चाहिए अगर हम कुछ प्रोसेस में चल रहे हैं। तो जब लोडिंग चल रही हो तो फॉर्म बटन क्या होना चाहिए, डिसेबल्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज लोडिंग का भी काम कर लेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इस तरह से कुछ कर देता हूँ कि भाई अ, अगर लोडिंग चल रही है, ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे, लोडिंग डैश डैश डैश, वरना हम फॉर्म दिखाएंगे, मतलब फॉर्म बटन दिखाएंगे। ठीक है, एरर कहाँ दिखानी है हमें, यहीं पे एरर दिखाएंगे डिव में। हम्म, ठीक है, यहाँ पे हमने आई थिंक एरर के लिए कुछ अच्छे से लिखा था, उस चीज़ को फिर से देखते हैं। ये रहा एरर का पूरा डिव या टी आर वाली चीज़ है, तो हमें टी आर तो नहीं चाहिए, सिर्फ डिव चाहिए, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ ये वाली स्टाइल के। ओके, तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, अम, अगर एरर है तो ये वाला डिव दिखेगा और इस डिव के अंदर हम क्या रेंडर करेंगे, एरर, खत्म। ठीक है, लोडिंग और एरर अब अपने हिसाब से शायद चल जानी चाहिए, लेकिन जब भी ये सबमिट बटन क्लिक होगा, मतलब सबमिट बटन जब क्लिक होगा चीज़ें कहाँ आ रही हैं, यहाँ तक आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एपीआई कॉल करने से पहले लोडिंग कॉल करनी होगी और ट्राई कैच तो लगाना ही होगा, वरना हम एरर कैसे कैच करेंगे। कैच में एरर आ गई तो हम सेट एरर कर देंगे और इसको क्या लिखेंगे, ई एक्स डॉट मैसेज लिख देंगे यहाँ पे। पिछली बार हमने क्या किया था, दोनों जगह पे ना लोडिंग को ऑफ कराया था, यहाँ लोडिंग ट्रू किया, यहाँ ऑफ कराया, एरर में भी ऑफ कराया। अब हम इसको ट्रू तो यहाँ कर देंगे। ठीक है, सेट लोडिंग इक्वल टू ट्रू, ऑफ करने के लिए हम लिख देंगे फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक ऐसी ही चीज़ों के लिए बना है जो कि दोनों टाइम चलनी चाहिए, एरर आए तब भी चलनी चाहिए, सक्सेस आए तब भी चलनी चाहिए। हमारे पास डेटा रेडी है। ठीक है, हमें क्या करना है, अब डेटा को सबमिट कर देना है। तो डेटा रेडी होने के बाद डेटा सबमिट करना है, और इसके लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे हम, पेशेंट सर्विस डॉट क्रिएट, हाँ क्रिएट वाला फंक्शन है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट भेजना है, जो कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये डेटा वाला ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको अवेट करके कॉल करेंगे, रिजल्ट इसका कुछ तो आना चाहिए, इसको मैं बना देता हूँ एसिंग फंक्शन। रिजल्ट का मैं सिर्फ कंसोल लगाता हूँ क्या आता है। ठीक है, ये सक्सेसफुली चल जाएगा तब कुछ तो दिखाना होगा हमें कि भाई सक्सेसफुली ऐड हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला चीज़ काम करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज, अभी तक कुछ नहीं दिख रही है। ऐड पे क्लिक किया और ये क्या हो गया, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ यूज किया है यूज स्टेट, इंपोर्ट नहीं किया है इसको मैंने। ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है ना कि यूज स्टेट को इंपोर्ट नहीं किया, पता कब लगा, जब मैं व्यू पे गया तब पता लगा।
ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट बनाया गया था। सेव, सेव पे क्लिक करने पे ये मेरे को बोलता है सही से फॉर्म भरो। डेवलपमेंट करते वक्त ये फॉर्म भरना पड़ता है, ये बहुत बुरा लगता है मुझे। फिर मोबाइल नंबर डालो, अरे हाँ वैलिड हो गया। डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाली, सेव पे क्लिक किया, लोडिंग दिखी लेकिन ये गया नहीं। ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम है। फॉर्म सही से हुआ या नहीं हुआ मैं उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं लोडिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ ज़्यादा। हाँ भाई, जब लोडिंग आए तो लोडिंग दिखनी चाहिए थी, लेकिन ये दिखी नहीं लोडिंग, या फिर मैं देख नहीं पाया, तो मैं इसको फिर से करता हूँ। नहीं हुआ, देखो ये बदल जाना चाहिए था। मैं तो इसको 4 बार क्लिक कर दूंगा, 4 बार मेरा एपीआई कॉल गया होगा। ये देखो, ये क्रिएट करने के लिए गया है 4 बार। जब इसका रिजल्ट देखेंगे तो कितनी बार हमिद मिलेगा हमें। ठीक है, लोडिंग क्या ट्रू नहीं हो रहा है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसको अगर मैं ट्रू कर दूं तो क्या नीचे सही से दिखती हैं चीज़ें? हाँ दिखती हैं यार। तो मैं सेट लोडिंग ही तो कर रहा हूँ, सही से कर रहा हूँ ना सेट लोडिंग में, बिल्कुल सही कर रहा हूँ सेट लोडिंग को। मैं गंदी बात कर रहा हूँ ना मैं, एपीआई कॉल से पहले सेट करना होता है। ठीक है, लोडिंग को सेट पहले करना होता है, बाद में एपीआई कॉल करना होता है। जेंडर सिलेक्ट किया, फीमेल, सेव। अब देखो लोडिंग आया, सेव हो गया। ठीक है, मतलब सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल के रिजल्ट में अपने पास ऐसा आ गया रिजल्ट जिसमें आईडी है। ठीक है, अब क्या हुआ, आईडी अपने पास आ गई। ओके, अब हमें क्या करना है, इस मतलब अब ये मॉडल को ओपन रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि चीज़ें खत्म हो गई हैं। ठीक है, खत्म होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, मॉडल को करना चाहिए क्लोज। ओके, और पीछे वाला जो अपना लिस्ट है उसको करना चाहिए रिफ्रेश। इसको मैं रिलोड कर दूं तो बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी। ठीक है, तो ये हमें ऑटोमेटिकली करना चाहिए जब सक्सेसफुल हो जाए। एरर आए तो क्या करना है वो देखेंगे, लेकिन सक्सेसफुल का देखते हैं पहले अभी हम। एरर जनरेट करना इजी है, अब सक्सेसफुल का मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा मेरा काम इजी करने के लिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल, ठीक है, वैसे ही डाल देता हूँ ताकि मेरा काम इजी हो जाए, मुझे बार बार लिखना ना पड़े। डेवलपमेंट करते वक्त ये लिखने में मुझे बहुत ही दिक्कत होती है, तो डेवलपमेंट करते वक्त ये चीज़ें कर देता हूँ मैं। अब हमारा पॉइंट क्या है, सेव पे क्लिक होगा, फाइनली कोड यहाँ तक पहुँचेगा। कहाँ गया ये है अपना सक्सेस पोर्शन, है ना। यहाँ पे हमें पता लग जाएगा चीजें हो गई हैं सक्सेस। अब हमें क्या करना है, मॉडल को क्लोज करना है। हम्म, कैसे करेंगे? ठीक है, मॉडल ओपन कैसे किया था, तो भाई पेशेंट लिस्ट में सेट ओपन किया था ट्रू, क्लोज करते वक्त क्या करना है, सेट ओपन को फॉल्स करना है। आ गया यहाँ पे मैं सेट ओपन, अरे फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, बन जाएगा ना काम? नहीं बनेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ऐड पे क्लिक किया, सेव किया, सेट ओपन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्यों भाई, सेट ओपन हमने पेशेंट वाली लिस्ट में डिक्लेयर किया है, ये इसका स्टेट है, इसका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसका, पेशेंट लिस्ट का। पेशेंट फॉर्म पेशेंट लिस्ट का चिल्ड्रन है। ठीक है, लेकिन अभी तक जायदाद उसको गई नहीं है, समझे। ये जो सेट ओपन फंक्शन है वो किसको यूज करना है, पेशेंट लिस्ट को, मतलब पेशेंट फॉर्म को यूज करना है। क्यों? क्योंकि उसको मॉडल क्लोज कराना था, है ना। लेकिन ये है किसके पास, पप्पा के पास है, पेरेंट के पास है ये। तो पेरेंट जब तक अपने बच्चे को जायदाद देगा नहीं, अपने बच्चे को जब तक ये पास नहीं करेगा सेट ओपन, तब तक वो नहीं यूज कर पाएगा, है ना। तो एक चीज तो ये कर सकते हैं कि पेरेंट उसको दे दे सेट ओपन। ठीक है, दूसरी चीज ये भी करनी पड़ेगी कि जब मॉडल क्लोज हो गया, ये तो एक चीज है, मॉडल क्लोज होने के बाद ये जो डेटा पड़ा होगा इसको रिफ्रेश भी तो करना पड़ेगा। ये कौन करेगा? फिर से
ये पेरेंट की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये भी क्या मैं चाइल्ड को पास कर दूं? कर सकता हूँ, ये दोनों चाइल्ड को पास किया, चाइल्ड ने दोनों को कॉल किया, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे बेहतर तरीका है, ठीक है। इससे बेहतर तरीका क्या है? पेरेंट चिल्ड्रन को बोलेगा जब तेरा काम कंप्लीट हो जाए तो मेरे को कॉल करना, ठीक है। ये वाली बात मैंने कॉल बैक वाली चीजों में बता के रखी है कि जब भी चिल्ड्रन से हमें कुछ लेना हो, ठीक है, चिल्ड्रन हमें कभी भी ऐसे कुछ कमांड देना चाहे तो कॉल बैक से ही दे पाएगा। तो हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास कर देंगे चाइल्ड को, ऑन कंप्लीट इक्वल टू एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। चिल्ड्रन इस ऑन कंप्लीट को कॉल करेगा कब? जब उसे लगेगा उसका काम सक्सेसफुल हो गया। ये कॉल जब चिल्ड्रन कर देगा तो हम क्या कर देंगे? सेट ओपन इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, रिलोड, क्या नाम है उसका, रिलोड है या लोड डेटा है, फंक्शन का नाम देखना पड़ेगा, गेट पेशेंट्स है, ठीक है। हम ये दो चीजें कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पेरेंट के पास तो उसका खुद के पूरे कंट्रोल है ना। पेरेंट को सिर्फ क्या चाहिए? उसको चिल्ड्रन से एक कमांड चाहिए, चिल्ड्रन बोले अब मेरे को क्लोज कर दो। इस मॉडल को ओपन किसने किया था? पेरेंट ने। हम्म इसको क्लोज करने की अथॉरिटी किसके पास है? पेरेंट के पास है। तो ये जो अंदर वाला मॉडल है चाइल्ड, वो पेरेंट की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो उसे पेरेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि प्लीज इसको क्लोज कर दो। तो इससे पेरेंट से रिक्वेस्ट कराते हैं। कैसे कराएंगे? ऑन सेट ओपन को फॉल्स नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉप्स हमें वहां पे क्या भेजा गया उसने, ऑन कंप्लीट, और इसको कर देंगे हम कॉल, ठीक है। अब फिर से ये चीज करके देखते हैं कितने रिकॉर्ड हैं। ये सी एस वाला एक रिकॉर्ड है। अभी ऐड पे क्लिक किया, सेव किया, लोडिंग हो रही है, लोडिंग खत्म हो गई, मॉडल क्लोज हो गया, और सी एस वाला जो नया एलिमेंट था वो यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये पूरा काम कैसे हुआ? एक कॉल बैक से, कि भाई अब मेरा काम खत्म हो गया तो उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये वाला कंसोल की हमें जरूरत है नहीं, फाइनल डेटा का कंसोल रखते हैं, ये वाला भी रख ही देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कि भाई इसमें डिलीट और अपडेट ये दो चीजें बाकी हैं। तो हम डिलीट और अपडेट में से पहले डिलीट करेंगे। क्यों डिलीट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे डिलीट करने लायक रिकॉर्ड हैं, तो डिलीट करना चाहिए। डिलीट के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक रो पे एक बटन होना चाहिए जो कि डिलीट को ट्रिगर करे, ठीक है ना। जब भी हमारे पास लिस्ट की बात है, ठीक है, और पर्टिकुलर रो आइटम पे काम करना है, तो बटन कहाँ होना चाहिए? रो आइटम में। वो जो बटन है उसके पास पर्टिकुलर रो आइटम का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, उसका डेटा होना चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा। अपडेट और डिलीट दोनों रो लेवल के ऑपरेशन है। ऐड कोई रो लेवल का ऑपरेशन नहीं है। ऐड करने से एक रो ऐड होती है, लेकिन वो रो लेवल ऑपरेशन नहीं है। रो लेवल, ठीक है, वो क्या है? वो पूरी लिस्ट में एक चीज ऐड करेगा ना, वो पूरी लिस्ट को अपडेट कर रहा है। जबकि अपडेट ऑपरेशन एक पर्टिकुलर रो को, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। डिलीट ऑपरेशन भी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की बात करता है। तो वो है रो लेवल ऑपरेशंस। ये क्रिएट और लिस्ट, ये दोनों हैं लिस्ट लेवल के ऑपरेशन। हम डिलीट को बोल सकते हैं कि वो लिस्ट लेवल का ऑपरेशन है, लेकिन उसको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है? पर्टिकुलर रो का कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। अब हम पेरेंट में जाएंगे, लिस्ट में एक कॉलम बना देंगे। कहाँ गया मेरा टी आर टी डी टी एच? टी एच में ऊपर एक खाली खाली कॉलम बना देंगे, टी एच जे नहीं करना था। और यहाँ नीचे ये टी आर है मेरा, तो यहाँ पे एक टी डी बना देंगे जिसके अंदर बटन डिलीट और दूसरा बटन एडिट, ठीक है। इसको कैसे सजाएंगे? इसको सजाने के लिए करना पड़ेगा हमें स्टाइल इक्वल टू कलर रेड करके, ये सज जाएगा। इसको कोई कलर देने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसकी ऑन क्लिक पे कुछ करना है। अरे कैसे ऑन क्लिक रह गया इसका, रुको। ऑन क्लिक कर्ली ब्रेसिस, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और कॉल बैक। सेम टाइप का कॉल बैक उसको चाहिए होगा, तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा।
अब डिलीट के क्लिक पे क्या होगा, ठीक है, डिलीट के क्लिक पे ये जो आइटम है उसकी जो आईडी है उसका यूज करके हम डिलीट का फंक्शन कॉल करेंगे और काम बना देंगे, राइट। ठीक है, क्या करते हैं, जब भी हमें एपीआई कॉल करना है ट्राई कैच रखना पड़ेगा। EX आ गया यहाँ पे, सेट एरर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्टेट अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, एरर और लोडिंग वाला स्टेट ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं। सेट एरर EX डॉट मैसेज, फाइनली में करेंगे सेट लोडिंग इक्वल टू फॉल्स, ट्राई में करेंगे हम सेट लोडिंग इक्वल टू ट्रू, उसके बाद हम क्या कॉल करेंगे, अवेट कौन सा सर्विस, पेशेंट सर्विस डॉट डिलीट, डिलीट को क्या चाहिए, आईडी चाहिए, आइटम डॉट आईडी भेज देंगे उसको। ये सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, डेटा को फिर से रिलोड करेंगे। डेटा को फिर से रिलोड कैसे करते हैं, गेट पेशेंट्स, इतना लिखने से डिलीट खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, CS वाला, कुछ हुआ, हो तो गया, ठीक है, CS वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। पहले मैं ये वाला बीच वाला रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, ये ऊपर लोडिंग आ रहा है, डिलीट चल रहा है और डिलीट हो गया, है ना। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें फिर से यूजर एक्सपीरियंस वाली दिक्कत है भाई, डिलीट क्लिक हो रहा है तब भी वो डिलीट दिखता है, यूजर उसको 4 बार कॉल कर सकता है ना। मैं करके देखता हूँ, डिलीट पे क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, तब तक डिलीट हो गया था। ऑल दो कहीं पे एरर नहीं दिखी, हमें पॉसिबिलिटी थी कि दिख सके। चलिए, तो ये वाली चीज कैसे फिक्स करेंगे हम, ये वाली चीज फिक्स करने के लिए हमें एक और स्टेट चाहिए होगा, ठीक है। मैं ये कर सकता हूं जो हमने अंदर किया, ठीक है, कि भाई ये वाला बटन ना दिखाओ जब लोडिंग हो रही हो, मैं ये कर सकता हूं। जब नॉट लोडिंग हो, मतलब जब लोडिंग हो रही हो तो क्या दिखाओ, लोडिंग दिखा दो, या फिर ये वाला बटन दिखा दो, है ना। इस चीज को कर सकते हैं हम। इस चीज से क्या होगा देखिए, ठीक है, एक तो मैं पहले लोड कर रहा हूँ, खामखा की लोडिंग यहाँ पे दिख रही है, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ इसके वाले पे, और मुझे क्या दिखा, हर जगह पे लोडिंग दिखी, मैं किसी का भी डिलीट नहीं क्लिक कर सकता। इससे काम तो बन गया, लेकिन ये थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हो गया यार, कि मैं डिलीट तो एक किया, लोडिंग सब में क्यों आ रही है ना। ऐसी चीज को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट बनाना पड़ता है पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। हाँ, मुझे जो भी रिकॉर्ड डिलीट करना है उसके लिए एक स्टेट होना चाहिए, है ना। और जब रो लेवल पे स्टेट चाहिए मुझे किसी चीज़ का, रो लेवल, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मतलब मैं यहाँ पे 50 स्टेट तो नहीं बना सकता ना, रो कितनी आने वाली है वो तो मुझे पता नहीं है, तो मुझे एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर स्टेट रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा इंसाइट होगा आपके लिए, तो मैं यहाँ पे डिलीट बटन नाम का एक कंपोनेंट बना देता हूँ। इसके अंदर ये बटन लगा देंगे, इससे डिलीट वाला लोडिंग वाला इफेक्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्या कॉन्फ़िगर प्रिटियर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लोडिंग और एरर, लोडिंग 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 एरर, ये वाले स्टेट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यूज स्टेट करना पड़ेगा कॉल। अच्छा, ये बात हो गई, देखो मुझे लगा यहाँ पे एरर आ क्यों रही है, क्योंकि इसका मैंने नाम रख दिया है TSX, जबकि हम टाइपस्क्रिप्ट में काम नहीं कर रहे हैं, तो हम इसका नाम रखेंगे JSX। गेट पेशेंट्स हम नहीं कॉल करेंगे, यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, पेरेंट से क्या आएगा हमें, ऑन कंप्लीट, ठीक है। हमने बटन तो रख दिया, लोडिंग और एरर दिखाने के लिए लॉजिक लिखने पड़ेंगे, है ना। इसको मैं, इस वाले लॉजिक को ना अलग तरीके से लिख सकते हैं हम, लोडिंग वाले लॉजिक को, इफ लोडिंग देन रिटर्न, ठीक है, ये भी एक तरीका है। हम नीचे कर्ली ब्रेसेस करके क्वेश्चन मार्क करके कर रहे हैं, वो भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। एरर का डिव, मैं एरर का डिव यहाँ से कॉपी करता हूँ,
मुझे बहुत सारी चीज़ें फिर से लिखने में मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। लेकिन है कहाँ, एरर का ड्यू ढूंढने में दिन लग जाएंगे क्या? हम्म, ठीक है, एरर आती है, एरर का ड्यू लगाओ, काम खत्म करो। सेट एरर सेट लोडिंग वाला काम तो हमारे पास सही से चल ही रहा है। क्या चीज़ नहीं है हमारे पास? आईडी नहीं है। ठीक है, आईडी कहाँ से आएगी? प्रॉप से आएगी भैया। हम्म। अब हम क्या करेंगे, बटन की जगह डिलीट बटन को रेंडर करेंगे लिस्ट के अंदर। कहाँ है लिस्ट में डिलीट? ये रहा। कि इसको क्या चीज़ें पास करनी है? दो चीज़ें पास करनी है। ऑन कंप्लीट इक्वल टू ये पास करना है, और दूसरी चीज़ आईडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। ऑन कंप्लीट पे क्या करेंगे हम? गेट पेशन को फिर से कॉल करेंगे क्योंकि लिस्ट को रिफ्रेश करना है। ओके, मेरे ख्याल से अब ये काम कर लेगा। मैं एक रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, उसी रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ, लोडिंग वहीं दिखी, वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया, पेज रिफ्रेश हो गया, है ना? तो जब हमें हर रो पे एक स्टेट चाहिए तो कंपलसरी एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, सब कंपोनेंट जिसके अंदर का स्टेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वरना हम इसका पेरेंट पे स्टेट रख ही नहीं सकते थे। ओके, चलिए मेरे ख्याल से डिलीट ऑपरेशन का हो गया काम कंप्लीट। अब हम एडिट ऑपरेशन को देखेंगे। ठीक है, देखिए ऐड ऑपरेशन और एडिट ऑपरेशन दोनों में सेम ही चीज होनी है। फॉर्म खुलना है, फॉर्म फिर से सेव होना है। ठीक है, ऐड ऑपरेशन में हमने क्या किया था, सेट ओपन कर दिया था, फॉर्म खुल जाना चाहिए। डिलीट ऑपरेशन, सॉरी एडिट ऑपरेशन में हम सेम करेंगे, सेट ओपन इक्वल टू ट्रू, ऐड किया, सेट ओपन, लेकिन यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है? डिफॉल्ट वैल्यू। उसकी जगह क्या आना चाहिए? ये वाली वैल्यूज। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और स्टेट रखना पड़ेगा। ठीक है, एडिट को अंदर स्टेट कैसे भेजना है इसके बारे में मैं ऑलरेडी पिछले वाले किसी एक मतलब लोकल स्टोरेज वाला जो करंट था वहां पे बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, एज सेटिंग्स की जगह मुझे डालना है यहाँ पे करंट पेशेंट और सेट पेशेंट, सेट करंट पेशेंट। ठीक है, अब ये करना है। हाँ, तो जब हम डिलीट एडिट कर रहे हैं तो करंट पेशेंट को सेट कर देंगे। कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, एडिट वाला कहाँ गया? ये रहा। एक तो मॉडल ओपन कराना है, मॉडल ओपन करने से पहले करंट पेशेंट को आइटम, क्योंकि आइटम में करंट पेशेंट है। ठीक है, बराबर ना? आइटम में क्या है ये पता है ना, LST पेशेंट के ऊपर लिस्ट चल रही है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस आइटम में होगा। ठीक है, वो वाली चीज़ें हैं ये। तो इसको भूल नहीं जाना है कि ये क्या चीज़ है। मैं हर वीडियो में हर जगह पे तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। करंट पेशेंट को हमें यहाँ पे सेट करना है। और क्या चीज़, इस पेशेंट को हमें किसको भेजना होगा? ये भैया को भेजना पड़ेगा, राइट? तो इसको ये भैया को भेज देते हैं। ये भैया को भेजने के लिए क्या बोलेंगे हम इसको, ओबीजे पेशेंट इक्वल टू करंट पेशेंट, है ना? अब ये भैया अंदर आ गए, प्रॉप्स में उसके पास ओबीजे पेशेंट आया होगा। हमें क्या करना है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सिर्फ सेट कर देनी है, डॉट पेशेंट डॉट फर्स्ट नेम या फिर सी। ओके, इसको करके देखते हैं ये हुआ कि नहीं हुआ। हो गया। ओके, देखिए ये आ रहा है, फर्स्ट नेम सेट हो रहा है ना? गलती से डिलीट हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट याद आया जो डिलीट में हमने नहीं किया है, हमें डिलीट करने से पहले कंफर्मेशन की बात करनी पड़ेगी। ओके, वरना क्या होगा, गलती से रिकॉर्ड डिलीट, खत्म। ठीक है, कहाँ गया हमारा डिलीट बटन? ये रहा डिलीट बटन। मैं एक्चुअल में भूल गया था ये पॉइंट, मुझे ये याद था कि ये चीज़ करनी है, लेकिन आपने देख लिया लाइव कि डिलीट बटन पे कंफर्मेशन ना रखने से क्या होता है। ठीक है, चलिए।
ओके, अब कंफर्मेशन कैसे रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे लेट यस इक्वल टू कंफर्म, डू यू वांट टू डिलीट का स्पेलिंग सही करो, डिलीट क्वेश्चन मार्क पूछो, इफ नॉट यस देन रिटर्न। कंफर्म रखने का बिल्कुल सिंपल सिंपल सा फॉर्मेट। अब डिलीट पे क्लिक करते हैं, ये भैया पूछेगा तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, है ना। मैं क्या करना था, एडिट पे क्लिक करना था मुझे, तो एडिट अब चल रहा है इसके लिए। एक प्रॉब्लम आए उससे पहले मैं बोल देता हूँ, ये ऐड पे क्लिक किया मैंने, क्या आया, न्यू हमीद आ गया। ये तो गलत बात हो गई यार, नहीं आना चाहिए था, खाली आना चाहिए था, डिफॉल्ट वैल्यू आनी चाहिए थी। क्यों आया ऐसा, क्योंकि हमने पिछली बार जो अपडेट पे किया था उसका हमें मिल रहा है फल। कहाँ मिल रहा है, ये रहा। करंट पेशन हमने सेट किया था ना अपडेट पे, तो ऐड पे हमें क्या करना पड़ेगा, करंट पेशन को फिर से अनडिफाइंड बोलना पड़ेगा, राइट। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, ऐड पे क्लिक किया, आ गई एरर। किस लिए एरर आई, देखते हैं, ठीक है। ये फेमस एरर है, प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग फर्स्ट नेम रीड करते हुए से एरर आई। कहाँ पे आई, पेशेंट फॉर्म में अंदर 33 लाइन के नंबर, पेशेंट फॉर्म 33 लाइन नंबर 33, ये रहा, सामने ही पड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे एरर आ गई, फर्स्ट नेम नहीं रीड कर पाया, ठीक है। ये बहुत फेमस एरर है, बहुत प्रॉब्लम करती है। जब भी आए ये देखना है कि कहाँ है, ठीक है। बाकी की फाइल्स हैं वो हमने नहीं बनाई हैं, हमारी बनाई हुई फाइल बीच में कहीं ना कहीं पे तो दिख जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट नेम में एरर आई है, ठीक है। ये प्रॉब्लम वाली तब हो जाती है जब यहाँ पे ना वो फाइल नहीं मिलती हमें, ठीक है। ये जो फाइल हमें यहाँ पे हमारी फाइल दिख रही है, कहाँ से हमारी एरर जनरेट हुई, स्टैक ट्रेस में वो कभी कभी नहीं दिखता है, तब ये बहुत प्रॉब्लम करती है। कभी काम करते हुए बीच में एरर आई तो देखेंगे उसको, ठीक है। चलिए, अब फर्स्ट नेम में प्रॉब्लम आई है, क्यों आई है, क्योंकि ओबीजे पेशेंट अनडिफाइंड है। क्यों, क्योंकि ऐड करते वक्त ओबीजे पेशेंट को अनडिफाइंड तो रखना ही पड़ेगा। अब क्या करें, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बराबर। अब इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, दूसरी चीजों को भी हम डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे। लास्ट नेम, ईमेल, क्या नाम रखा, ईमेल का क्या रखना था हमें यहाँ पे, ईमेल ना, मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा, डीओबी, डीओबी में हमें यहाँ पे थोड़ा सा जोल करना पड़ेगा, जेंडर, इट्स सब्सक्राइब्ड, डिस्क्रिप्शन, ओके। मेरे ख्याल से अब तो बहुत हो गया। ओपन किया, सारी चीजें फिलअप हो गया, आ गई, लेकिन डेट नहीं आई, क्यों। कंसोल लगा के देखते हैं पहले डेट में आता क्या है, ठीक है। इसमें जो भी आता हो हमें उसको क्या करना होगा, डेट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। इसमें ये चीज आती है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा, कौन सी चीज में, वाई वाई एम एम डी डी में, ठीक है। कन्वर्ट टू वाई वाई एम एम डी डी, इससे सही वाला डेट मिल रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डेट आई है तो इसको कन्वर्ट करके लिखो, वरना ये लिखो। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, ये शायद प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे हमने और वाला सिंटेक्स क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि और वाले सिंटेक्स में ना हमेशा हमें ये डेट मिलती, ठीक है। इसको करके दिखाऊं, इसको हम ना करते और यहाँ पे इसकी जगह सिर्फ और रख देते, ठीक है। मैंने इसको क्लोज किया, ऐड के लिए खोला, देखो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि ये हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने ना मतलब अंदर से हमें हमेशा स्ट्रिंग मिलेगा ही मिलेगा, ये कभी फॉल्सी होगा ही नहीं। इसलिए हमें ऊपर से अगर वैल्यू आई है तो ही ये चीज़ करनी है, ये वाला कंडीशन रखना पड़ेगा। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई, और एडिट के क्लिक पे भरी हुई वैल्यू आ गई, ओके।
अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखी, इसको मैं सेव करूंगा और ये अपडेट हो जाएगा। नहीं, ऐसे थोड़ी चीज़ें अपडेट होती हैं, क्योंकि हमने अपडेट का तो अभी एपीआई कॉल किया ही नहीं है, ये तो ऐड का एपीआई कॉल हो गया। हम्म अब हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि अपडेट करना है या ऐड करना है। ये डिसीजन कहाँ पे लेते हैं हम, जहाँ ऐड कर रहे थे वहीं लेंगे। इफ कंडीशन यहाँ पे रखेंगे, क्या कंडीशन रखेंगे, props डॉट ओबीजे पेशेंट अगर आया है, ठीक है, तो इसका मतलब वो है अपडेट। उसके साथ एक और चीज, आईडी भी आई होनी चाहिए, तो अपडेट है वो। हम्म तो इसको हम करेंगे अवेट। अपडेट में पहली चीज आईडी भेजनी होती है, दूसरी चीज डेटा। एल्स कंडीशन में हम रखेंगे इसको क्रिएट को। आईडी नहीं आई तो क्रिएट करो, वरना अपडेट करो, बात खत्म करो। ऑन कंप्लीट तो दोनों ही कॉल करेंगे, ऐड, सेव, एडिट, न्यू सी और सेव। परफेक्ट, क्रेडिट कंप्लीट हो गया। वेरीफाई करते हैं डेट वगैरह आ रही है सही से। मैं डेट को अपडेट करता हूँ, ठीक है। मैं डेट को क्या बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा ये होता हूँ और सेव करता हूँ, यू मस्ट बी 18 ईयर ओल्ड। इसने बहुत सही बात बोल दी। मैं 1993 का पैदाइश करता हूँ, सेव करता हूँ, और बाद में मुझे देखना है, बराबर है, मैं 33 साल का हूँ, सही है, ठीक है। इस सब्सक्राइब को एडिट करके देखते हैं। तो मैंने अब सब्सक्रिप्शन ले लिया है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं। सब्सक्राइब्ड, परफेक्ट। इसी के साथ मैं इसको बोलूंगा कि ये हो गया कंप्लीट। ये जो हमारा क्रड था, जो हमने रेस्ट एपीआई के साथ स्टार्ट किया था, वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। पूरे 3 वीडियो में 3 पार्ट में मैंने इसको रिलीज किया है, ठीक है। हम्म आई डोंट थिंक कुछ रह गया है यहाँ पे। हर जगह पे लोडिंग दिखा रहे हैं, एरर दिखा रहे हैं, ओके। और डिलीट वगैरह पे लोडिंग एरर हो गई है। ऐड सही से चल रहा है। यूआई थोड़ा सा गंदा गंदा लगता है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसी चीज़ को हम टाइप स्क्रिप्ट के साथ करेंगे और यूआई के लिए कोई लाइब्रेरी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस सेम चीज़ रिबिल्ड करेंगे। वहाँ पे मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, बहुत छोटे से पोर्शन में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन इसको टाइप स्क्रिप्ट के साथ बनाएंगे, ठीक है, ताकि मतलब ये सही तरीका होता है कोई चीज़ बनाने का। जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते हो, आपको टाइप स्क्रिप्ट के साथ ही काम करना चाहिए। चलिए, अब हम ख़त्म करेंगे, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।